हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। यस गुरुजी में आप सभी लोग एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि 11 फरवरी का डेट बहुत कम बचा हुआ है। और आप सभी लोग अपने अपने सेंटर को जरा सा बताइए कि कितने लोगों का सेंटर बनारस से पड़ा हुआ है, कितने लोगों का सेंटर इलाहाबाद में पड़ा हुआ है। तो जरा सा जो लोग देख रहे होंगे वो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास को अच्छे तरीके से बढ़ा रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख भी रहे हैं। इसमें 4 वीडियो जा चुके हैं और थोड़ी लंबी लंबी वीडियो है, लेकिन एक एक वीडियो में 4 4 चैप्टर कंप्लीट भी किए गए। हमने आपको बताया था कि देखिए कुछ टोटल इस बुक में जो यूथ पब्लिकेशन की बुक थी, चित्रात्मक प्रस्तुति अच्छी किताब थी, 21 चैप्टर थे। इसमें पहले वीडियो में आपको 4 चैप्टर दिए गए, दूसरे वीडियो में 4 चैप्टर दिए गए, तीसरे वीडियो में देखो 2 चैप्टर दिए और तीसरे वीडियो में 3 चैप्टर दिए गए, ठीक है। तो 13 चैप्टर आपको दे दिए गए। कहाँ तक? देखिए यहाँ तक 13 चैप्टर आप तक दे दिए गए हैं। ये आपके 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जो बच्चे न देखे हो जाकर के इसको देख लीजिएगा। उसी क्रम में देखिए आज 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियों को, शिक्षा व्यवस्था को और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यह 5वां वीडियो आपका होने वाला है। और इसके बाद जितनी भी बेसिक चीजें होती हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की, सब कंप्लीट हो जाएंगी। अब उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद उत्तर प्रदेश जनगणना को हम लोग देख लेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के समसामयिकों को देख लेंगे, ठीक है। बजट और आर्थिक को यहाँ पर नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि इसमें जब घटना सर हमने पढ़ाया है तो वहां पर अलग से उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। और आई दृष्टि हम लोग करा रहे हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश वाला जो अभी जब सेक्शन आगे आएगा तो वहां पर भी हम लोग, चूंकि करंट से संबंधित होता है तो वहां पर भी हम लोग इसको कवर कर लेंगे, तो रिवाइज हो जाएगा आपका। तो बार बार उस चीज को करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पर कर लेंगे और यहाँ पर एक वीडियो और बनेगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिए। रात में 9 बजे क्लास हुई थी आई दृष्टि की, काफी लोगों ने देखा, अच्छे लोगों ने पसंद भी किया, काफी लोगों ने। जो बच्चे नए हो जाकर के देख लेंगे। संपूर्ण राष्ट्रीय परिदृश्य को उसको खत्म किया गया, 2.5 घंटे के आसपास की वीडियो है संपूर्ण, और उसमें हाईलाइट किया गया है जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे बारे में है, देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद जो है यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के एग्जाम रिटर्न भी हमारे द्वारा क्वालिफाइड किए गए, तमाम तरह के वनडे लेवल के एग्जाम। और यहाँ पर देखो पीडीएफ पाने के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पे सारे कुछ आपको निःशुल्क निश्चित रूप से पीडीएफ मिलते रहते हैं। तो आइए हम लोग उत्तर प्रदेश जनजातियों को हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। चलिए देखो, उत्तर प्रदेश जनजातियों को हम देखें, कह रहा है कि भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या कुल कितनी है। तो भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या 8.9% है। इसका मतलब है कि अगर हम 2011 के आंकड़ों को देखें तो 1 करोड़ 121 करोड़ है ना, 121 करोड़ का मतलब टोटल आबादी है। तो इसकी 8.9% क्या है, पूरे भारत में जनजातियां निवास करती हैं। जनजातीय का मतलब होता है एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, एक होता है एससी शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है। अब कह रहा है भारत की कुल जनजातियों का 1.09% भाग का उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार चले तो उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या लगभग लगभग 19 करोड़ के आसपास है, 19 करोड़ से ऊपर ही, अब तो और ज्यादा हो गई होगी। तो 19 करोड़ की जनसंख्या में 0.6% क्या है, अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। मतलब थोड़ी कम मात्रा में है उत्तर प्रदेश में जनजातियां। ज्यादा जनजाति आपको मिर्जापुर, सोनभद्र, इन्हीं एरिया में देखने को मिलेगी। और उसके बाद कुछ आपका तराई वाले रीजन में जाएंगे तो उसमें देखने को मिलेंगे। जब उत्तराखंड अलग हुआ तो कुछ जनजातियां उत्तर प्रदेश में भी हैं। देखो, जैसे मुख्य रूप से जनजाति गोंड देख लो, थारू देख लो, बुक्सा है, जानसौरी है, राजी है, महिगीर है, खरवार है, यह सब मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। देखो जैसे हमने बताया ना कि उत्तराखंड से जब ये अलग हुआ, ये वाला सेक्शन, जाहिर सी बात ये जनजातियां आपको उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और ये महिगीर और बुक्सा जनजाति कहाँ, बिजनौर वाले जिले में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। थारू जनजाति देखो उत्तराखंड में पाई जाती है और इनका निवास उत्तर प्रदेश तराई वाले रीजन में है। जैसे लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, ठीक है। इतने जगहों पर थारू जनजाति पाई जाती है। खरवार जनजाति काफी महत्वपूर्ण है। आपका पूरब जो पूरब वाला पार्ट है उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल जिसको बोलते हैं, वहां पर देखो जैसे देवरिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, इन सब जगहों पर खरवार जनजाति पाई जाती है। एक बार पहले मोटा मोटी देख ली कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। जैसे देखो चेरो जनजाति कई बार पूछा गया, वाराणसी में निवास करती है। इसी तरह मिर्जापुर और देखो सोनभद्र में बहुत सारी जनजातियां कॉमन भी होंगी। जैसे मिर्जापुर में देखो गोंड हो गया, उसके बाद देखो धुरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो नायक हो गया,
उसके बाद ओझा हो गया, पठारी हो गया, राजगोड़ हो गया, पंखा हो गया, खरवार हो गया। ये सभी की सभी जनजातियां जो हैं कहाँ, आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर वाले जिले में पाई जाती हैं। देखो कर्मा जनजाति है, सोनभद्र की बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। देखो पहरिया है, ठीक है, पहरिया है, वैगा है, पंखा देखो यहाँ पर भी है। उसके बाद देखो पनिका है, अंगरिका है, पठारी है, चेरो है, भुइया है, खरवार है। ये सब जनजातियां खाली याद रख लेना, एक दो बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। इसके आसपास का ही जिला जो है देगा, जैसे कि मान लो मिर्जापुर सोनभद्र के अलावा अगर देवरिया बलिया दे देगा तो आपको पता ही है कि सब में कौन सी जनजाति पाई जाती है, या लखीमपुर खीरी बहराइच आपको पता ही चल जाएगा। तो इसलिए आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे। बस खाली आप ध्यान से बस खाली हल्का सा पढ़ते रहिए। जैसे सहरिया जनजाति दे दे तो सहरिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है, ललितपुर में। यूरेनियम का भंडार भी आपको ललितपुर में देखने को मिलता है। अब आ जाइए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको हम लोग अच्छे से देखते हुए चलेंगे। कह रहा है देखो वर्ष से, एक मिनट दीजिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या देखो ये दी हुई है, तो कुल संख्या आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जिनमें से इतने पुरुष और इतनी स्त्रियां यह भी याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में देखो गोंड जनजाति, बुक्सा जनजाति, थारू जनजाति, जांसौरी, खरवार, महिगिरी और राजी, यह सब प्रमुख रूप से जनजातियां पाई जाती जो हमने आपको ऊपर भी दिखाया। अब कह रहा है यहाँ पर देखो ये पॉइंट यहाँ महत्वपूर्ण बन जाता है, जो इंपॉर्टेंट होगा वहां पर मैं स्टार लगाता जाऊंगा। जैसे गोंड जनजाति, गोंड समूह की जो जनजाति है, इनकी जो है सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है राज्य में। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, गोंड है। अगर इसके बाद जाएंगे दूसरे नंबर पे तो कौन, खरवार है। और तीसरे नंबर पे जाएंगे तो थारू है। थारू हमने आपको दिखाया कि थराई वाले रीजन में पाई जाती है। तो तीन जनजातियों को याद रखना है, एक तो गोंड याद रखना है, एक आपका गोंड के बाद आपका दूसरे नंबर पे देखो यहाँ पर है खरवार याद रखना है, खरवार जनजाति को याद रखना है। और तीसरे नंबर पे आपका यहाँ पर थारू जनजाति को याद रखना है। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तीन जनजातियों को याद रखना, इसी क्रम में लगाने के लिए भी आ सकता है। अब नेक्स्ट लिए कह रहा है कि राज्य के सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। मतलब कि सबसे ज्यादा यष्टि, अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या होता है, यष्टि। तो सबसे ज्यादा यष्टि कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र जिले में, कई बार पूछा गया है। जबकि बागपत में जाएंगे तो इनकी संख्या सबसे कम है। तो अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यष्टि या अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र, सबसे कम कहाँ, बागपत। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि 1967 में राज्य की 5 जनजातियां, थारू हुआ, बुक्सा हुआ, जांसौरी हुआ, भोटिया हुआ और राजी हुआ, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया। इसके पहले अनुसूचित जनजातियों में नहीं थी। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण चीजें, उत्तराखंड के अलग होने के बाद 2003 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य की 10 और जनजातियों को एसटी में शामिल कर लिया गया। वो कौन कौन 10 जनजातियां थी, गोंड हो गया, धुरिया हो गया, नायक हो गया, ओझा हो गया, पठारी हो गया, राजगुंड हो गया। दूसरे नंबर पे देखिए खरवार हो गया, तीसरा पहरिया हो गया, चौथा, ये एक नंबर पे क्यों लिखा, क्योंकि इन्हीं से मिलती जुलती सब, खाली थोड़ा थोड़ा अलग हुआ है, बाकी ये सब इन्हीं से मिलती जुलती ये सब जनजातियां हैं। और खरवार मतलब इनका रहन सहन, सांस्कृतिक, कल्चर, खान पान सब एक ही तरह है, उनको एक कैटेगरी में रखा गया, इसका मतलब यह है। तीसरे नंबर पे देखो पहरिया है, चौथे नंबर पे सहरिया है, बैगा है, पंखा या परिक है, अगरिया है, पटारी है, चेरू है, भुइया है और या भुनिया है। ये सब 10 जनजातियों को, अलग अलग जो जनजातियां थे इनको भी एसटी में शामिल किया गया। तो यह ध्यान रखना, खाली जनजातियों के बारे में समझो कि कौन कौन जनजातियां उत्तर प्रदेश पाई जाती हैं। फिर आपको जिले के बारे में कुछ कुछ जानकारियां हो जाएंगी, जब मैं बता दूंगा तो आप निश्चित रूप से एलिमिनेट कर लेंगे। मैंने मैप में दिखा भी दिया है। अब देखो, अब यहाँ देखो थारू जनजाति, आराम से पढ़िएगा आप लोग, घबराने से कोई मतलब नहीं बनता। थारू जनजाति कहाँ पर है, देखो उत्तर प्रदेश से गोरखपुर के तराई रीजन में, मैंने आपको बताया ही। तो कभी भी थारू जनजाति आ जाए तो निश्चित रूप से आप कहेंगे सर कि ये आपने बताया था कि गोरखपुर के तराई वाले रीजन में ही मिलती है, हमने आपको दिखाया भी, तो बता देंगे। अब थारू जनजाति के बारे में कई बार पूछा है कि ये किस वंश से संबंधित है, ये किरात वंश से संबंधित है, इनकी वंशावलियां किरात वंश से है। इनका मुख्य भोजन चावल और मछली है। अब देखो एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ निकल के आता है, कई बार पूछा गया है कि थारू जनजाति में संयुक्त परिवार, समझ रहे हैं, संयुक्त परिवार और मातृसत्तात्मक, संयुक्त परिवार का मतलब कि ज्वाइंट कल्चर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि जो इधर आप लोगों में या हम लोगों में अलग अलग अलगाव देखने को मिल रहा है, अभी भी ये संयुक्त परिवार लेकर के चलते हैं। मतलब दादा दादी मामा मतलब भाई चाचा सब लोग एक ही में इनके रहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को मिलती है, जो कई बार पूछा जाता है कि इनकी जो प्रथा है, मतलब इनकी जो कल्चर है वो मातृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक मतलब कि परिवार की मुखिया क्या होती है, माता या महिलाओं को बनाया जाता है।
अब देखो इनमें विधवा विवाह की भी प्रथा है। एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार की जनजातियों में विधवा विवाह की प्रथा है, तो आप बता दीजिएगा थारू में। मातृसत्तात्मक किसमें है? थारू में। संयुक्त परिवार की प्रथा किसमें है? थारू में। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके आराध्य कौन है? महादेव और भैरव है। और यह शिवलिंग पत्थर का नहीं बनाते हैं, ये बांस का शिवलिंग बना करके क्या करते हैं? पूजा याचना करते हैं। के बाद ध्यान रखना कि जिस पर मैं स्टार लगाऊं यह निश्चित रूप समझना कि वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए अब कह रहा है कि थारू जनजाति के लोग, देखो यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। यह भी कई बार पूछा गया है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? राज्य सरकार द्वारा थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना भी की गई है। थारू जनजाति के लोग मकर संक्रांति हुआ, होली हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी हुआ, दशहरा, पजहर, सब त्योहार भी मनाते हैं। ठीक है, थारू जनजाति के लोग दोपहर एवं शाम के भोजन के लिए मिझनी और बेरी शब्दों का मतलब कि जो दोपहर में भोजन करेंगे उसको मिझनी बोलते हैं और शाम के समय को बेरी बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। कह रहा है कि थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। ठीक है, तो पूरा इसमें डिटेल दिया गया उनके बारे में, लेकिन जिस पर इसमें मैंने निशान लगाया है वो सब पॉइंट आप जरूर याद रखना, क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट जनजाति पे चलते हैं। नेक्स्ट जनजाति, बस 1 मिनट और चेक कर ले भाई कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, बस 1 सेकेंड और दीजिएगा मुझे। एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए, लाइक जरूर कर देना है प्लीज। ठीक है, हाँ अब देखो, और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर दो, कोई समस्या नहीं, लेकिन कुछ तो करो, एक्टिव तो रहो भाई। देखो, बुक्सा या बुक्सा जनजाति, बुक्सा या बुक्सा जनजाति क्या होता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि बुक्सा या बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। कई बार पूछा गया तो सीधा सीधा एक प्रश्न मिल जाता है, कहाँ पाई जाती है भैया? तो बिजनौर में पाई जाती है। ठीक, हमने बिजनौर आपको मैप में दिखाया भी। इस जनजाति का संबंध किससे है? तो पटवार राजपूत घराने की ये मानी जाती है। एक पॉइंट यह हुआ। इन जनजातियों की पंचायत का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसको तख्त कहा जाता है। जैसे हम लोग की तरफ पंच कहा जाता है, ठीक है, मुखिया कहा जाता है, इसी तरह पंचायत का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है इनको तख्त कहा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। यह भी ध्यान रखना कि ऐसे पूछता है कौन सी जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, तो बुक्सा या बुक्सा जनजाति के। और इन जनजाति के लोग बोलचाल की भाषा में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि। ज्यादातर जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही है। अब आइए, बुक्सा जनजाति के जो मुख्य भोजन इनका भी चावल और मछली ही है। और बुक्सा जनजाति में विवाह का एक अनुबंध है और यहाँ विधवा विवाह और बहुपत्नी विवाह भी प्रचलित है। यह भी ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कि किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह मतलब एक व्यक्ति कई पत्नियों को रख सकता है, और विधवा विवाह तो दोनों में कॉमन ही था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और बुक्सा जनजाति में रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन में ही विवाह करना क्या है? वर्जित है, मतलब कि अपने ब्लड रिलेशन में शादी नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ की परिवार आप देखिए क्या है? पितृसत्तात्मक, इसीलिए मैं आपको बार बार निशान लगाया था वहां पर कि याद रखना कि जो अगर थारू जनजाति पूछे तो मातृसत्तात्मक, जबकि अगर आपसे बुक्सा जनजाति की बात करें या बुक्सा जनजाति की बात करें तो आप बताएंगे कि यहाँ पे जो इनका परिवार है पितृसत्तात्मक, मतलब कोई पुरुष जो है इसका मुखिया होगा। ये ध्यान रख लेना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आइए, और कुछ डाउट बच जाए, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। महिगीर परियोजना की बात कर, सॉरी महिगीर मैं बोल रहा हूँ, परियोजना महिगीर जनजाति की बात करें तो हमने बताया कि महिगीर जनजाति कहाँ पर? बिजनौर वाले सेक्शन में पाई जाती है। तो बिजनौर जिले में कौन जनजाति पाई जाती है? महिगीर पाई जाती है। सबसे बड़ी बात है कि यह महिगीर जनजाति क्या? इस्लाम धर्म का अनुयायी है। और इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मछली पकड़ना है। एक पॉइंट यहाँ याद रखना, पूछा जाता है कि भारत उत्तर प्रदेश के किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है, तो आप बता देना कि महिगीर जनजाति का, और कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर। 2 पॉइंट इसमें याद रख लीजिए। आइए खरवार जनजाति चलते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। देखो, खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर कॉमन रूप से पाए जाते हैं। इसकी प्रमुख उपजातियों में ये सब उपजातियां हैं पटबंदी, सूर्यवंशी, खेरी, दौलती, सब याद रख लेना, ये सब पढ़ना याद रखने की जरूरत नहीं है। खरवार जनजाति के प्रमुख देवताओं में देखो बदहूस, वनसंती, दुल्हा देव, यह सब याद रखने की जरूरत नहीं है। खरवार जनजाति तंत्र मंत्र में क्या करती है? विश्वास करती है। और खरवार जनजाति के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं। मुख्य रूप से इनका भोजन होता है गेहूं, चावल, ये सब करते हैं। उत्सव के समय मदिरा करते हैं। ठीक है, ये बात आप नोट करिए। खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? बार बार यह पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, कर्मा
खरवार जनजाति का क्या है? नृत्य है। यह भी कई बार पूछा गया है कि खरवार जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? तो कर्मा है। ठीक है। अब आइए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहां पर पाई जाती है? जनजाति बच्चे कंफ्यूज करते हैं, एसटी बोलता हूं मैं, बता रहा हूं बार बार, शेड्यूल्ड ट्राइब। और अगर एससी लिखा रहे तो शेड्यूल्ड कास्ट, उसको अनुसूचित जाति बोलते हैं। देखो सोनभद्र एरिया में सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। लगाने के लिए क्रम देता है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे बलिया है, तीसरे नंबर पे देवरिया है। तीन ठो याद रखना, सोनभद्र, बलिया, देवरिया। अब उसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जनजाति हमने ऊपर भी आपको दिखाया कि बागपत में सबसे कम एसटी की संख्या पाई जाती है, बस एक याद रखिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले जनपद कौन से हैं, मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, वहां की जनसंख्या में परसेंटेज के हिसाब से अगर निकाला जाए तो भी आपका सोनभद्र नंबर 1 पर, अब दूसरे नंबर पर ललितपुर चला जाएगा। जबकि यहाँ पर ललितपुर का नंबर देखो कहां पर था, यहाँ पर 5वें नंबर पे था। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब जाएंगे तो, लेकिन दूसरा पूछा नहीं जाता है, ज्यादातर आपको पहला ही पूछा जाता है, जो कि दोनों जगह कॉमन है, चाहे परसेंटेज से पूछ ले चाहे जनसंख्या में पूछ ले। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज में पूछे तो यहाँ पर भी बागपत, तो दोनों जगह बागपत आपको याद करने की कोई समस्या होगी नहीं। अब आइए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें नहीं थी, और यहाँ पर देखो कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी नीचे वाले में कि जनजाति एवं उसके निवास स्थान। जैसे देखो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी, राजगोंड, ये सब जनजातियों को जो निवास स्थान है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, इन सब रीजन में देखने को मिलती है। आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र रीजन में। खरवार जनजाति अगर पूछे तो देखो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र वाले रीजन में। सहरिया जनजाति ललितपुर में। बैगा पूछे, भुइया पूछे, भुनिया पूछे, पहरिया पूछे, अगरिया पूछे, पटारी पूछे, ये सब सोनभद्र में। पंखा या पड़ी कई बार पूछा गया है, सोनभद्र और मिर्जापुर की कॉमन जनजाति। चेरो देखो वाराणसी में मुख्य रूप से, और सोनभद्र में भी पाई जाती है। तो उम्मीद करते कि यह चैप्टर जनजातियों जो जितना जरूरत था उतना आपको पढ़ाया गया, समझ में आया। ठीक है। अब देखो इससे संबंधित जो अभी तक सवाल पूछे गए, डायरेक्ट आपको मैं इतना दावा कर सकता हूं कि सवाल तो आपको यहीं से मिल जाते हैं। अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लिए होते हैं तो निश्चित रूप से सवाल आपको यहीं से मिल जाते हैं। बस एक सेकेंड और दीजिएगा मुझे। हाँ, तो देखो अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन और आंसर के रूप में दिया गया है, तो आइए शुरुआत करते हैं। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो थारू जनजाति हमने बताया कि कॉमन जनजाति थी। जब उत्तराखंड अलग हुआ तब उसके बाद कुछ जनजातियां उत्तराखंड में भी है, कुछ जनजातियां उत्तर प्रदेश में। आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितने तारीख को और कितने साल में, मतलब किस साल में, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश का अलगाव हुआ था। यह बात आप बताएंगे कि कब हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाई जाती है? हमने आपको बताया कि चेरो जनजाति, अगरिया, बेगा या बैगा भी इसको बोलते हैं, भुइया। अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश किस जिले में? हमने बताया कि सोनभद्र वाले जिले में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के किस जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो भूटिया जनजाति में। ये बात आप नोट रखिएगा। एक होता है भूटिया, यह भी ध्यान, बहुत बार कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, भूटिया। एक होता है भूटिया। तो जो भूटिया होती है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन पाई जाती है, जबकि जो भूटिया होती है, यह भूटिया कहाँ पाई जाती है? यह भूटिया आपका सिक्किम वाले रीजन में पाई जाती है। अब आ जाइए, कह रहा उत्तर प्रदेश में कहाँ अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? ये हमने आपको बताया, कहाँ पर? सीतापुर वाले रीजन में। अनुसूचित जातियों की संख्या पूछा, अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं पूछा है। अनुसूचित जनजाति अगर पूछे तो सोनभद्र। अनुसूचित मतलब यहाँ पर एससी के बारे में बात कर रहा है। सबसे ज्यादा एससी कहाँ पर है? सीतापुर में। कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो बुक्सा हमने आपको दिखाया ही, गोरखपुर रीजन में। एक मिनट बस। हाँ, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा? देखो आ गया क्वेश्चन, यहाँ पर सोनभद्र है। किस जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है? हमने आपको 3 क्रम भी बता दिया, थारू। अब उसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य में थारू जनजाति निवास कर रही है भैया? यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद देखो एक चीज ध्यान रखना, हाँ एक मिनट बस दीजिएगा, तो बस एक सेकेंड, बस एक सेकेंड दीजिएगा, कुछ चीजें मुझे देखना था।
हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर जो ये नवीनतम आंकड़े हैं इनके हिसाब से देखो गोंड और उसके बाद आपका कौन सा गोंड जनजाति और खरवार और थारू का नंबर आता है। तो ये पुराने क्वेश्चंस बने हैं जब उस समय उत्तराखंड अलग नहीं हुआ होगा, उस समय के हिसाब से थारू रहा होगा। लेकिन जब उत्तराखंड से अलगाव हो गया ना, तो ये बात ध्यान रखना कि अब यहाँ पर अगर गोंड रहेगा तो गोंड को आप मारिएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये आपका पुराने क्वेश्चन देखो 2008 2000 1992 में 14 में पूछा गया, लेकिन इसमें अपडेट नहीं किया, इन्हीं दोनों के हिसाब से आंसर दे दिया है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में नहीं है तब आप इसको मार दीजिएगा। हालांकि हो सकता है कि जो सवाल पूछा गया है इसके ऑप्शन में अन्य दो न रहा हो, खरवार और गोंड न रहा होगा, इसकी वजह से थारू मार दिया गया है। लेकिन अगर गोंड रहे तो आप पहले गोंड ही लगाइएगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो थारू जनजाति के बारे में बात हो गया है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कौन सी अनुसूचित जनजाति, बिजनौर वाले में हमने आपको बताया महिगीर जनजाति। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्य निवासी कौन से, तो खरवार है। उत्तर प्रदेश कौन सी जनजाति बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है, तो जांसौरी में बहु विवाह प्रथा प्रचलित है। उसके बाद कह रहा है कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है, तो चार ऑप्शन रहे होंगे, तीन आपको देख के पता लग जाएंगे, थर्ड भी उसमें नहीं रहा होगा। जनजाति दीपावली को शोक के रूप में आपने पढ़ ही लिया। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों, देखो अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, एससी की बात कर रहा है, एससी की जनसंख्या सर्वाधिक है तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कह रहा है भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी, हमने आपको ऊपर दिखाया ही। तो इस तरह से अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे या बने हुए थे उसको हमने करा दिया, और उसको मोटा मोटी आपने देख भी लिया, निश्चित रूप से बाहर नहीं जाता है। आइए उत्तर प्रदेश की कुछ शिक्षा व्यवस्था को भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है, कहाँ कहाँ डायरेक्ट मिलाने के लिए देता है, तो वो सब चीजों को लोग देख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ इनके बारे में बताया गया कि भाई सभी सुशिक्षित सभ्य बने, जन जन का कल्याण करे, सर्वमान सिद्धांत के लिए शिक्षा एक अत्यंत सशक्त और प्रभावकारी माध्यम। तो सब कहानी पढ़ लीजिएगा, फिलहाल कहानी पढ़ने का समय है नहीं, इसलिए हम लोग काम पर ही जो है मेन फोकस रखेंगे। आइए यहाँ पर कह रहा राज्य शैक्षिक अनुसंधान जो प्रशिक्षण है, SCERT, जैसे NCERT होता है राष्ट्रीय स्तर पर, इसी तरह यस हो जाता है राज्य स्तर पर, ठीक है। तो SCERT कह रहा है कि तहत कौन कौन सी इकाइयां हैं, कह रहा शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान प्रयागराज में है, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय प्रयागराज कहां पर, लखनऊ प्रयागराज वाराणसी तीनों जगह पर है। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय CTE और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी कहां पर है, तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी वाराणसी में है। कुछ महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखेंगे। गवर्नमेंट नर्सरी ट्रेनिंग कॉलेज प्रयागराज में भी है और आगरा में भी है। और उसके बाद देखो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पे, और उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। ये आपको पता है कब, 1989 में, ठीक है। देखो दिया भी यहाँ पर है। कह रहा है कि महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान, कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों को हम लोग देखते हैं। जैसे कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मतलब डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहां पर है, कानपुर में। सन याद नहीं रखेंगे लेकिन स्थान जरूर याद रखेंगे, कानपुर में। कौन सा, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। फिर उसके बाद कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, ठीक है, IIT कहां पर है, कानपुर में। ट्रिपल IT कहां पर है, प्रयागराज में। और MNIT कहां पर है, प्रयागराज में है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय पूछे, कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है, रामपुर में है। कन्हैयालाल माणिकलाल हिंदी संस्थान कहां पर, आगरा में, कई बार पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी संस्थान की स्थापना कब, 1972 में की गई थी। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कई बार पूछा है, सहारनपुर में, इसके पहले भी डिस्कशन कर चुके थे हम लोग प्रीवियस क्लास में। और IIM कहां पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो लखनऊ में। कुछ केंद्रीय स्तर के विश्वविद्यालय को देख लीजिए, जैसे इलाहाबाद, इसका स्थापना स्थल भी पूछा जाता है, समय भी पूछा जाता है, 1887 में। BHU 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम 1920 में। सबका डेट भी याद रखिएगा जहां मैं निशान लगा रहा हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ, लखनऊ में, 1996 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन कई बार पूछा जाता है, कहाँ, रायबरेली में। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर, झांसी में। तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कुछ थे, उन्हीं सब चीजों को यहाँ दिखाया गया, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि उच्च शिक्षा हेतु प्रमुख जो प्रदेशीय विश्वविद्यालय है, जो प्रदेश के विश्वविद्यालय है उसको जरा देख लेते हैं। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय को पता वही होगा,
जो इतर होंगे उनके नाम से उसको जरा हम लोग देखें। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आगरा में है। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर में है। उसके बाद कह रहा है दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आगरा में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मथुरा में है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल कहाँ पर है? जौनपुर में है। और महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बरेली में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई थी और 1995 में इसका नाम परिवर्तन करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है। ठीक है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, देखिए ला विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, ला यूनिवर्सिटी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहां पर है? लखनऊ में। अब उसके बाद कह रहा है कि राजेंद्र प्रताप सिंह या रज्जू भैया विश्वविद्यालय कहां पर है? प्रयागराज में 2016 में स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा भी गया। और एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय कहां पर है? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में, सबको पता है। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कई बार पूछा गया है, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। उसके बाद देखो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? गोरखपुर में है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर में है। ये कुछ महत्वपूर्ण था। एक ये याद रखना, हरकोट बटलर अंग्रेज था। हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? कानपुर में स्थापित किया गया था। कब? 2016, उनके नाम पे। अब देखिए कुछ निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय की बात करें तो कुछ प्राइवेट विश्वविद्यालय में से तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में, शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया था। कहां पर? चित्रकूट में। उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट और है, कहा गया? मंगलातन विश्वविद्यालय। ठीक है, मंगलातन विश्वविद्यालय कहां पर है? अलीगढ़ में। और इंटीग्रल विश्वविद्यालय कहां है? तो लखनऊ में। इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है। अब आइए मुक्त विश्वविद्यालय, आपको पता है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। कुछ स्पोर्ट्स कॉलेज जैसे गुरु गोविंद सिंह पूछ ले तो लखनऊ लगा दीजिएगा। वीर बहादुर सिंह पूछ ले तो पूर्वांचल, आपको पता है यूनिवर्सिटी भी वहीं गोरखपुर लगा दीजिएगा। मेजर ध्यानचंद्र पूछ ले तो सैफई इटावा लगा दीजिएगा। तीनों इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लीजिएगा। पशु चिकित्सालय तो कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो यह मथुरा में। कृषि विश्वविद्यालय को देखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? कानपुर में है। और इन्हीं के नेतृत्व में एचएसआरए की स्थापना भी यहीं पर हुई थी। यह भी आप ध्यान रखिएगा, पिछले वाले क्लास में पढ़ाया भी गया है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? अयोध्या में है। काफी इंपॉर्टेंट है, फैजाबाद वाले रीजन में, इसको ध्यान रखिएगा। सैम हेगनी बाटम कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना वर्ष देखो कब? 2016। उसके बाद कह रहा है, एक मिनट, यहाँ 2016 नहीं रहेगा। ठीक है, इसका 16 नहीं रहेगा, इसका डेट आप लोग देख लीजिएगा, तो डेट मुझे बताइएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कई बार पूछा गया है। यह जो है आपका मेरठ में। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? बांदा उसी के नाम पे ही है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में देखो जैसे कि इंडियन वेटेरनरी वाला कई बार पूछा गया है। इंडियन वेटेरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर? इज्जतनगर कहां पड़ता है? बरेली में। ठीक है। उसके बाद केंद्रीय उच्च तिब्बत संस्थान कहां पर? सारनाथ में है। भारत खंडे का भारत खंडे तो कई बार पूछा गया, कहां पर? लखनऊ में है। ठीक है, भारत खंडे लखनऊ में है। और भारत खंडे संगीत संस्थान। और उसके बाद देखो यहाँ पर भी डेट गड़बड़ लग रहा है, यह भी डेट आप लोग देख के मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए बकिया, ठीक है। और प्रमुख निर्माणाधीन प्रस्तावित, ये सब भी निर्माणाधीन है। जैसे आपका माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? देवी पाटन मंडल में। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल धाम वाले मंडल में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये सब निर्माणाधीन अभी है, प्रस्तावित किए गए हैं कि माँ विंध्यवासिनी उन्हीं के नाम पर है, विंध्याचल धाम। और माँ पाटेश्वरी देवी देवी पाटन मंडल में। और राजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर? आजमगढ़ में। और माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में, आपको पता है कि वहीं पर मेला भी लगता है, महत्वपूर्ण। और उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस कहां पर? लखनऊ में। प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमने आपको बताया, रज्जू भैया वाला ये हो गया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था। अब देखो कुछ इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बस एक मिनट।
चलिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद अधिनियम के द्वारा कब हुई थी? 2014 में हुई थी। देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है झांसी में, उसकी स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन पूछ लिया था, ध्यान रखिएगा, नहीं तो सीधा सीधा पूछ लिया था कहां पर यह विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा में, काफी महत्वपूर्ण था। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहां पर है? फुर्सतगंज में है। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इनिवेशन के द्वारा किया गया था, ठीक है। बाद में आपको पता है मदन मोहन मालवीय ने इसको जो है बीएचयू के रूप में कन्वर्ट किया था, उन्होंने आधारशिला रखी थी। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है कहां पर? बदायूं और जौनपुर में। ये सब पुराने क्वेश्चन थे, ठीक है। 2013 क्वेश्चन है। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? 2007-8 में। कन्हैयालाल माणिकलाल, अभी हमने आपको ऊपर बताया कहां पर है, ये आगरा में है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है 14 वर्ष तक के लिए। देखो यह इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? 1972 में। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर रखे गए? 2 हमने ऊपर आपको दिखाया। राज्य विश्वविद्यालय में देखो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, कई सारे विश्वविद्यालय दिए होंगे, उसमें चूंकि ऑप्शन यहाँ पर 4 नहीं दिए गए, एक ही सिर्फ आंसर बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से आंसर यह है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुख्य विश्वविद्यालय हमने आपको बताया राजर्षि टंडन प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो 6 है। देखो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? चित्रकूट में, कई बार पूछा गया है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैंडीकैप हमने आपको बताया कहां पर? कानपुर में। उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपको बताया 1887 में, कौन? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। भारतवर्ष में प्रथम कृषि, हमने कहा कि सीधा सीधा आप क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे, एक दो बार रिवाइज करेंगे, आपका काम बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई थी? आपको पता है कि पंतनगर में। पंतनगर कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। पहले कहां था? चूंकि पार्ट था तो उत्तर प्रदेश में वो आता था। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है कहां पर? झांसी में। देखो 2014 क्वेश्चन इसका मतलब हो चुका होगा। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ में, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में। सीधा सीधा यही पूछा जाता है, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय कहां पर है? तो सारनाथ में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1995 में। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज हमने आपको दिखाया। और उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान कहां पर है? तो मथुरा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान कई बार पूछा था, मेरठ में है। चारा गाय एवं चारा अनुसंधान झांसी में है। और कह रहा है कि एक नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ के यूपी में स्थित है, IISR है। और कह रहा है कि बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, यह इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखना, यह नोएडा में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कई बार पूछा गया, लखनऊ में है। औषधि संबंधित कहां पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह कहां पर है? प्रयागराज में। क्या पूछ रहा है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना देखो कहां पर है? यह भी आपका लखनऊ में है। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हापुड़ में है। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना सोन संस्थान स्थित है? यह आपका कुशीनगर में है। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास कहां पर हुआ? वाराणसी और अयोध्या में हुआ था। 2021 में पूछ भी लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो उत्तर प्रदेश शिक्षा के संदर्भ में PHU का पूर्ण नाम तो सभी को पता होगा, भारत खंडे संगीत संस्थान, भारत खंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये आपका लखनऊ में है। PHU की आधारशिला कब रखी गई? 1916 में। भारत खंडे का 1921 है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, नेट पे सर्च मारिएगा। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स कहां पर है? यह लखनऊ में है। भारत कला भवन भी कई बार पूछा गया, बनारस में है। देखो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARA सेंट्रल, और आपका क्या है? पक्षी अनुसंधान, क्या बोलेंगे इसको? एविएशन, क्या बोलेंगे? जरा इसको देखिएगा तो CARI का फुल फॉर्म तो उसको बता करके आप लोग बताइए कहां पर है ये? बरेली में। कमेंट बॉक्स में जरा लिखिएगा CARI का फुल फॉर्म, दिमाग से स्किप कर रहा है। कह रहा है कि पक्षी अनुसंधान बोल रहा है ना, अभी याद आ जाएगा तो बता दूंगा। कह रहा है कि औद्योगिक अविषालुता विज्ञान शोध केंद्र कहां पर है? देखो तो लखनऊ में है, अविषालुता शोध केंद्र। BHU की स्थापना किसने की? हमने बताया 1916 में।
बीएचयू किस शहर में, ये सब उसी से संबंधित है। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। कौन विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है, तो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। 4 ऑप्शन रहे होंगे, उसमें फैशन डिजाइनिंग रहा होगा, तो इसमें नहीं दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय नहीं है, कहीं भी मैंने आपको दिखाया इतना विश्वविद्यालय। उसके बाद कह रहा उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहां पर है, लखनऊ में है। और यह भी काफी महत्वपूर्ण है, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। अगर यह पूछे कहां पर है कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो बता दीजिए कहां पर, कानपुर में। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर, तो छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, आपको पता है। ठीक है। उसके बाद देखो, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की, तो शिव प्रसाद गुप्ता ने की। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, बस आप रिवीजन करते रहिए, आपका सवाल बन जाएगा। किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, आगरा में। लखनऊ में देखो, ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला, इन सब से संबंधित आपका कहाँ है, ललित कला अकादमी केंद्र। कहाँ पर कई बार पूछा था, तो लखनऊ में। उसके बाद कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू हुआ था, यही बीएचयू। बीएचयू कितने क्वेश्चन पूछे गए आप देख लीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय के बारे में भी कई बार पूछा गया, रामपुर हमने आपको दिखाया। उत्तर प्रदेश किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा था, इलाहाबाद को 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी है। उत्तर प्रदेश किस संस्थान पर भारतीय सरकरा तकनीक, जब भी हमने आपको बताया, इसके पहले भी बताया था वीडियो में, कि जब भी टेक्निकल पूछे, तकनीकी पूछे, भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान पूछे, तो कहां पर, कानपुर लगा दीजिएगा। ठीक है। और आपका दलहन अनुसंधान संस्थान पूछे, तो दलहन अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है, कानपुर में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां पर है, आलमबाग कहां पड़ता है, लखनऊ में पड़ता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस शहर में हुई, किस वर्ष में हुई थी, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कानपुर में तो है, हमने बताया आईटी कानपुर, लेकिन इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887, बार बार बोल रहा हूँ। इस वर्ष उत्तर प्रदेश ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के नियम को लागू किया, 2011। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, कानपुर में भी ऊपर भी आया था। उत्तर प्रदेश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम जाना जाता था, इसकी नींव कब रखी गई थी, 1927 में। कहां पर है, तो आगरा में है। लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय कब स्थापित किया गया, तो 1863 में, 1863 में। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है, राज्य संग्रहालय लखनऊ में है। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा संरक्षित विश्व धरोहर में है, तो आगरा किला, आपको पता है, शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व धरोहर में। फिर कह रहा है कि यदि डेवलपर्स एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग, यह देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उस समय के हिसाब से रिलेवेंट था, आज के समय रिलेवेंट इसका नहीं है। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट किया, इसका मतलब है जितने भी विश्वविद्यालय संबंधित क्वेश्चन है काफी जो है रिपीट कर रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद देखो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, देखो कहाँ पर है, लखनऊ में है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी संस्थान पूछ रहा है, गोरखपुर में है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण, जो आपको पता है शेर वाला जो प्रतीक है राष्ट्रीय, कहाँ, सारनाथ से लिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी तकनीकी संस्थान, हमने अभी आपको बताया कहाँ पर, मेरठ में है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय देखो कितना बार रिपीट किया है, इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश किस शहर में प्रौद्योगिकी संस्थान, अभी आईटी कानपुर हमने बताया, उसका डेट भी बताया कि 1859 में। उसके बाद एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी, कहाँ, लखनऊ में स्थित है, मतलब एक भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, यूपी में, तो लखनऊ में। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप प्रश्न को भी अच्छे से करते हैं और जितना ऊपर थ्योरी बताया उतना करते हैं, तो आपका सवाल निश्चित रूप से लग जाएगा। बस 1 मिनट और। चलिए, तो अब हम लोग देखो, ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। यह आपका राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से है, पहली बात यह समझना।
तो कहीं ना कहीं से यह जो चैप्टर है भारतीय संविधान मतलब इंडियन पॉलिटी से भी रिलेट करता है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज भी होंगे जो आपका नेशनल लेवल पे भी निश्चित रूप से होगा। तो यह चैप्टर आपका दोनों के लिए काम करेगा। मतलब इंडियन पॉलिटी जब पूछी जाती है तो वहां पर भी, और उत्तर प्रदेश से भी वहां पूछी जा सकती है। इसका मतलब है कि यह काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, कोशिश किया गया है कि मैक्सिमम चीजों को यहाँ पर बताया गया है और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको कराएंगे। अब देखो, स्वतंत्रता पूर्व मतलब कि आजादी से पहले उत्तर प्रदेश को वर्ष 1858 में, तो पूरी कहानी आपको बता दी गई कि उत्तर प्रदेश की सबसे पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा अवध प्रांत, संयुक्त प्रांत, कब उत्तर प्रदेश, कब राजधानी प्रयागराज लाया गया, कब आगरा था, कब लखनऊ शिफ्ट किया गया। इसके पहले वाले वीडियो में बहुत डिटेल अच्छे से पढ़ाया गया है। वही सब कहानी यहाँ कहा गया है। इसको आप लोग पुराना वीडियो देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ से जानिए कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, वहां पूरे अच्छे से बताया गया था। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य है, फालतू उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखो, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीन स्तंभ पर व्यवस्था चलती है। कार्यपालिका का मतलब है जो मंत्रिपरिषद की बात कह रहा है, उसके कौन कौन पार्ट होते हैं। जैसे आप देखो, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, महाधिवक्ता, ये सब पूरे कार्यपालिका के पार्ट में होते हैं। विधायिका में देखो, राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है। इसको रिलेट करिएगा संसद से, ठीक है, संसद से रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे संसद में दो पार्ट हो जाते हैं, वहां पर भी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम राज्यसभा में चलते हैं, तो राज्यसभा में आपको देखने को मिलता है कौन कौन, आपके भारत के प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको वहाँ के कार्यपालिका में, अगर हम संसद की कार्यपालिका में बात करेंगे तो वहाँ पे आपको राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे, मंत्रिपरिषद देखने को मिलेगा। इसलिए इसको अगर आप नेशनल लेवल पर लेकर के चलेंगे तो आपको सेम संरचना देखने को मिलेगी स्टेट पर भी। ठीक है, और विधायिका के बारे में देखिए तो यहाँ पर देखिए आपको राज्यपाल मिल जाएगा, विधानसभा मिल जाएगा, विधान परिषद। वहां क्या मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा राष्ट्रपति मिलेगा, लोकसभा मिलेगा, राज्यसभा मिल जाएगा। न्यायपालिका में देखिए उच्च न्यायालय मिलेगा, अधीनस्थ न्यायालय मिलेगा, और वहां पर क्या मिलेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगा। तो थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे, समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पर महाधिवक्ता होता है, वहां पर महान्यायवादी होता है। इसे इसे एडवोकेट जनरल आप बोलते हैं, उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ही समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रदेश के बारे में थोड़ा समझते हैं। चुनाव भी नजदीक है, इससे ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। बस एक सेकेंड और दीजिए, चेक कर ले साउंड वाउंड क्लियर आ रही है नहीं, कट तो नहीं रहा है कुछ। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा कुल कितनी सीटें हैं, तो सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें, यह नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब एससी की बात हो रही है, 17 सीटें आरक्षित की गई है। लेकिन एसटी के लिए कोई भी सीटें आरक्षित नहीं की, क्यों ने बताया कि 0.6% मात्र एसटी यहाँ पर निवास करती है। उसके बाद राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है, कई बार पूछा जाता है, 31 सीटें हैं। जहां जहां इंपॉर्टेंट है गोला कर रहा हूं, सब ध्यान समझिएगा, और इसमें ज्यादातर छोड़ने वाली चीजें नहीं, सब पढ़ने लायक ही चीजें हैं। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 404। 100 अभी हाल ही में आपने पढ़ा भी होगा संशोधन कि 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियन के एक सदस्य की जो मनोनयन की व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और जो 2 सदस्यों का मनोनयन कहाँ, लोकसभा में होता था, वहां से भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। कौन सा संशोधन था, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ठीक है, अब उसका कह रहा है कि आपको पता है, थोड़ा सा जो बच्चे नए होंगे थोड़ा उनको समझा दूं कि जैसे देखो विधायिका होती है, जैसे केंद्र में क्या होता है, केंद्र में देखो ये संसद होता है, केंद्र में क्या होता है, संसद होता है। संसद में क्या होता है, यहाँ पर लोकसभा होता है, और क्या होता है, राज्यसभा होता है। इसी तरह राज्यों में क्या होती है, विधायिका होती है। इस विधायिका के हर राज्यों में तो नहीं, लेकिन कुछ राज्यों में जहां पर द्विसदनी विधायिका है, वहां पर वहां पर विधानसभा पढ़ नहीं पाएगा, ऐसे लिखता हूं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद का गठन दोनों है। तो इसको अब जैसे वहां पर क्या लोकसभा क्या बोलते थे, निम्न सदन, और राज्यसभा क्या बोलते हैं, उच्च सदन। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो विधानसभा है उसको निम्न सदन, और जो विधान परिषद है उसको उच्च सदन। मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरी खांचा को उस पर फिट करेंगे तो सेंटर वाले में फिट हो जाएगा। आइए
उसके बाद कह रहा है कि विधान, अब यही बात कह रहा है कि विधान परिषद, चूंकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन है तो यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है, आपकी 100 है। इसी तरह वहां पर भी लोकसभा की सीटों की संख्या अलग है, राज्यसभा की सीटों की संख्या अलग है। अब विधानसभा का देखो गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो 8 मार्च 1952 से ही उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया है, सॉरी विधानसभा का, ठीक है। विधानसभा गठन कब किया गया है, 8 मार्च 1952 से। उसके बाद देखो प्रथम राज्यपाल आपको पता है सरोजिनी नायडू है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, गोविंद बल्लभ पंत है, तो कई बार पूछा गया है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचिता कृपलानी है, और ये पूरे भारत की भी उस समय की पहली महिला मुख्यमंत्री ही थी। ये बात ध्यान, कब तक थी, तो 63 से लेकर 67 तक थी। अच्छा, जब पहली बार विधानसभा गठन हुआ था कब, 1952 में, तो उस समय प्रथम सभापति कौन, सॉरी प्रथम अध्यक्ष, मतलब विधानसभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को बनाया गया था। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार सवाल पूछा गया है, उम्मीद करते हैं आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो रिवाइज करिए। पुरुषोत्तम दास टंडन को। कह रहा है विधान परिषद, ये तो विधानसभा की बात हुई थी। विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन होते हैं, कौन थे उसमें पहले, तो चंद्रपाल। देखो जैसे कि राज्यसभा होता है, राज्यसभा में क्या होता है, सभापति होता है, जबकि लोकसभा में क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इसी तरह विधानसभा में भी क्या होगा, अध्यक्ष होगा, और विधान परिषद में क्या होगा, सभापति होगा। यह कंफ्यूजन दूर रखिएगा, इसीलिए लिखा गया है कि विधान परिषद में सभापति और विधानसभा में अध्यक्ष, ठीक है। तो पहले ये है, पहले यहाँ पर ये है। अब कह रहा उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था बच्चा, तो 1968 से लेकर के 1969 तक, मतलब 25 फरवरी 1968 से लेकर 25 फरवरी 1969, मतलब एक साल के आसपास क्या था, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब तक सबसे ज्यादा बार 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन भी यहीं पर लगा है। राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन है, तो न्यायमूर्ति श्री विशंबर दयाल जो है, इनको याद रख लीजिएगा। प्रथम लोकायुक्त कौन थे, न्यायमूर्ति डॉक्टर विशंबर दयाल। कब, 1977 से लेकर के 1982, ठीक है। अब देखो राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया 2005 में, और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त CIC जिसको बोलते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसको बोलते हैं, CIC, न्यायमूर्ति MA खान को बनाया गया। प्रथम की बात हो रही है। और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, 7 अक्टूबर 2002, ठीक है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो भारत में केंद्र एवं, अब यहाँ पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में केंद्र एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान है, दोनों के लिए अलग अलग तो संविधान है नहीं। भारतीय संविधान का अगर भाग 6 की बात करें तो यह केंद्र के लिए नहीं बल्कि राज्यों के बारे में विवरण प्रस्तुत करता है। तो भारतीय अगर हम भाग 6 की बात करें तो 152 से लेकर के 237 अनुच्छेद, याद रखना कि भाग 6 152 से लेकर 237 तक जो अनुच्छेद हैं उसमें राज्यों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 सदनी विधानमंडल की व्यवस्था, हमने आपको बताया, विधानसभा और विधान परिषद, जिसका निर्माण किससे किससे मिलकर होता है, तो वही विधानसभा से, विधान परिषद से और राज्यपाल से। जैसे कि संसद का निर्माण होता है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। कह रहा राज्यपाल के बारे में जरा से देखिए, तो राज्यपाल कौन होता है, कार्यपालिका, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल में निहित होती है। इसी तरह भारत स्तर पर जो शक्ति होती है वो किसमें, राष्ट्रपति में निहित होती है। अब कह रहा है कि अनुच्छेद 154 के तहत, लेकिन वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से खुद तो करता नहीं है, उसके अधीनस्थ अधिकारी जो होते हैं, मतलब जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है, उन्हीं के आधार पर क्या करता है, वो काम करता है। मतलब कह सकते हो कि नाम मात्र का ही वो होता है मुखिया। वास्तविक मुखिया कौन होता है, यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। केंद्रीय स्तर पर वास्तविक मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। जो भी कार्य किए जाएंगे भारत में, भारत स्तर पे राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, और राज्य स्तर पर जो भी किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख तो वही होता है। तो राज्यपाल क्या है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। कैसे, जैसे यह राज्य है और यहाँ पर केंद्र है, तो केंद्र ही क्या करता है, राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। इसका मतलब राष्ट्रपति किसके अंडर में माना जाता है, तो उस पर केंद्र का ही वर्चस्व होता है। और जब इसके माध्यम से अगर राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो इसका मतलब कोई अपने ही प्रिय व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। सरकार तो यहाँ पर किसी की भी हो सकती है। इसका मतलब है कि राज्यपाल के माध्यम से यहाँ के शासन प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है केंद्र के द्वारा। आपने अभी हाल में कई सारे राज्यों का उदाहरण भी देखा कि वहां पर फ्लोर टेस्ट हुआ, मतलब जब सरकारें गिर गई, फ्लोर टेस्ट हुआ तो राज्यपाल अगर उस पार्टी का नहीं था तो उसमें भी काफी अड़चने आई, काफी विवाद का विषय भी बना था, इसलिए चर्चा में रहता है, इसलिए ध्यान रख लीजिए। अब देखो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जैसे अनुच्छेद 153 की अगर हम बात करें
तो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक होगा, ठीक है, मतलब प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। उसकी प्रावधान किसमें किया गया, अनुच्छेद 153 में। 154 में क्या कहता है, कह रहा है कि जो कार्यपालिका शक्ति है वह कहाँ होगी, राज्यपाल में निहित होगी, यह संवैधानिक प्रमुख होता है। 155 में क्या कहता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा क्या नियुक्त, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ किया गया, 155 में किया गया है। 156 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण मतलब उसके पद संबंधी जो समय का है निर्धारण की 5 साल तक क्या करेगा, वह अपना पद धारण करेगा, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर, मतलब या तो राष्ट्रपति जब तक चाहे, क्योंकि उसी के द्वारा उसकी नियुक्ति हो रही तो उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 157 में चले तो राज्यपाल नियुक्त होने हेतु भारत का नागरिक कितना, 35, मतलब उसकी आयु से संबंधित उसकी शर्तों के बारे में बात किया जाता है। तो 35 वर्ष की आयु उसकी क्या पूर्ण होनी चाहिए। तो कई बार पूछा गया है कि राज्यपाल बनने के लिए नागरिक की आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। 158 की में बात करेंगे अनुच्छेद, तो कह रहा राज्यपाल संसद का, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो और न तो किसी लाभ पर होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति वाले में भी यही कहा जाता है कि वह किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ योग्यता रखना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर भी राज्यपाल के बारे में भी कह रहा है कि राज्य विधानमंडल का, चाहे राज्य विधानसभा हो चाहे राज्य विधान परिषद हो, किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसके सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर न होना चाहिए। तो वो परिभाषा किसमें दिया गया है, 158 में दिया गया है। 159 में उसके शपथ और प्रतिज्ञान कई बार पूछा गया है कि राज्यपाल अपना शपथ और प्रतिज्ञान किस पर लेता है, तो 159 के तहत। 161 काफी महत्वपूर्ण है, उसमें क्षमा, कुछ मामलों में उसको क्षमा का भी जो है शक्ति दिया गया है। जैसे कोई दंड अगर किसी को मिल गया है तो उसका कुछ निलंबन कर सकता है, या मृत्युदंड को तो नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आया क्या मृत्युदंड को भी राज्यपाल कम कर सकता है या हटा सकता है, नहीं। वह किसी की सजा, जैसे किसी को 20 साल की सजा मिल गई तो उसको थोड़ा सा कम करके 15 साल कर सकता है, 10 साल कर सकता है। कोई छोटे मोटे या कुछ ऐसे आपराधिक घटनाओं में अगर फंसा हुआ है तो उसको कम कर सकता है, ये बात ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है। 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है, और 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए हमने आपको बताया कि अपने अधीनस्थ कुछ इसके मंत्री होते हैं, मतलब अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, उन्हीं के माध्यम से क्या काम करता है। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका मुखिया या जिसका प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। यही सेम सिचुएशन केंद्र में भी होता है। केंद्र में क्या होता है कि राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के नीचे यहाँ पर मंत्रिपरिषद होता है, इसी मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, काम करता है, और इन सब के ऊपर कौन बैठा है, तो प्रधानमंत्री बैठा है। मतलब एक तरह से यह सभी कुछ निगरानी में किसके होता है, प्रधानमंत्री के ही निगरानी में, और मंत्रिपरिषद जो चाहेगी वही प्रधानमंत्री चाहेंगे और वही राष्ट्रपति चाहते। अभी तक तो यही होता है। आइए, क्योंकि उन्हीं पार्टी का है, वही नियुक्त किए तो खिलाफ जाएंगे भी नहीं। कहीं ना कहीं से यह प्रणाली थोड़ी सी हमें ठीक नहीं लगती, क्योंकि फिर उसका मतलब क्या रह गया, ये बात समझिएगा, ठीक है। तो इसमें निश्चित रूप से सुधार करने की आवश्यकता है। और कभी अगर हमें समय मिला तो निश्चित रूप से आपको हम संविधान पढ़ाएंगे, और संविधान को इस दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे, चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ, ताकि आपका भी मन उसमें अच्छे से लग जाएगा और समझ में आएगा। फिलहाल समय कम है, इसलिए संविधान को हमने नहीं छुआ है, क्योंकि छूने का मतलब है कि उसको पूरा खत्म करिए, तो इसलिए मैंने संविधान को फिलहाल नहीं छुआ है। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से संविधान को पढ़ाने का कोशिश किया जाएगा। अब आ जाइए, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। देखो, कार्यपालिका संबंधित शक्ति कौन कौन सी राज्यपाल की शक्तियां हैं, इनकी विधायी शक्ति मिली है, न्यायिक शक्ति भी हमें आपको दिखाया है कि भाई किसी के सजा को माफ करने की भी इसके अंदर शक्ति है, न्यायिक शक्ति भी है, वित्तीय शक्ति तो उसके अंदर यह है, अन्य शक्तियां हैं, विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, जो देख ही रहे उसका प्रधान होता ही है। अब कह रहा है अनुच्छेद 155 के बारे में, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की, वही सब कहानी जो हमने आपको ऊपर पढ़ा दिया गया है, सब वही कहानियां है, ठीक है। तो आप लोग ऊपर देख लीजिएगा, देखो 403 सीटें हैं, और उसके बाद विधानसभा। अच्छा, एक चीज याद ध्यान रखा, यहाँ पर विधानसभा के बारे में आगे। हाँ, अब आइए देखिए, ये तो हमने क्या देखा, ये हमने राज्यपाल के बारे में देखा। अब विधानसभा और विधान परिषद के बारे में देखेंगे। तो हमने पहले यह देखा कि विधानसभा गठन कब किया गया था, तो हमने बताया कि 1952 में विधानसभा गठन किया गया था, अभी ऊपर हमने बताया था, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद गठन कब किया गया था, तो ये बहुत पहले किया गया था, आजादी के पहले 1937 से ही विधान परिषद यहाँ पर मौजूद है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, किसी राज्य में, ये बात ध्यान समझिएगा, जैसे कि मान लो ये क्या है, विधायिका है, ठीक है, ये विधानमंडल है, विधानमंडल के अंदर ये क्या है, विधानमंडल है, विधानमंडल। इस विधानमंडल के दो पार्ट
तो हो गए मेन कौन कौन, विधानसभा और विधान परिषद एक, और हो गया कौन, राज्यपाल। ये ध्यान रखना। तो देखो, विधान सभा की गठन कब हुआ, 1952 में, ये हमने बताया। और विधान परिषद का गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश में, 1937 में। अच्छा, जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं, जैसे पश्चिम बंगाल में देखो, पहले विधान परिषद हुआ करता था, लेकिन जो है उन्होंने खत्म कर दिया। अब फिर उन्होंने डिमांड किया है केंद्र सरकार से कि हमारे यहाँ फिर से विधान परिषद की स्थापना की जाए। इसका मतलब केंद्र सरकार से क्यों डिमांड किया, विधान परिषद बनाने के लिए आपको उस राज्य के, मतलब जो विधानसभा तो पहले से होगी, तो उस विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करना होगा, और उस प्रस्ताव को संसद के समक्ष रखना होगा, और संसद में उसके बाद उस पर विचार विमर्श होगा, और विचार विमर्श के बाद ही जब वहां पर मुहर लगेगी, तब आपका वहां पर जो है विधान परिषद की स्थापना की जा सकेगी। ठीक, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि 170 के अनुसार विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या, यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी हो सकती है, तो यह बताया गया है कि 60 से कम नहीं हो सकती, 60 से कम नहीं हो सकती, और 500 से अधिक नहीं हो सकती, इसी के बीच में हो सकती है। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे गोवा, जैसे सिक्किम, बहुत जगहों पर अपवाद है, लेकिन इनकी जो मुख्य धारा है, मतलब मुख्य जो है आपका प्रावधान, वो ध्यान रखना कि 60 से लेके 500 से अधिक नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, 60 से कम नहीं, 500 से अधिक नहीं, कई बार पूछा भी गया है। यह 170 में प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी, तो 403, क्योंकि एक तो अब एंग्लो, आपको बताया कि 104वें संविधान संशोधन को हटा दिया गया, तो अब कितनी सीटें बची, 402, यह भी आप ध्यान रखना। अच्छा, विधानसभा का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होगी वह कितनी होगी भैया, तो वह होगी आपकी 25 वर्ष। यह बात आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, 25 वर्ष आयु होगी, जबकि विधान परिषद की कितनी होगी, तो 30 वर्ष होगी। यह क्या है, निम्न सदन है, और यह क्या है, उच्च सदन है। अच्छे से समझ रहे होंगे, उच्च सदन है, यह क्या है, निम्न सदन है। यह ध्यान से समझिएगा। अब उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन कब किया गया, तो हमने आपको बताया 1937 में किया। और इसका प्रावधान कब कहां पे किया गया है, तो 169 में किया गया, जबकि इसका प्रावधान 170 में किया गया, इसके बाद वाले अनुच्छेद में। विधान परिषद का गठन समापन राज्य विधानसभा के संकल्प प्रस्ताव पर संसद के द्वारा किया था। देखो लिखा गया है किसका, कैसे गठन किया था, कैसे समापन किया था है, तो यही लिखा है कि राज्य विधान परिषद का जो गठन है या समापन है, राज्य विधानसभा के द्वारा संकल्प प्रस्ताव के, जब संकल्प प्रस्ताव वहां से पारित किया जाएगा तो संसद उस पर निर्णय लेगा, और संसद के द्वारा किया जाता है। अब देखो, यह एक अस्थायी सदन है, उच्च सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, यह बात ध्यान रखिएगा। और इसमें इसके कार्यकाल कितना, 6 वर्षों का होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, 6 वर्षों का। जब किसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह अस्थायी सदन है, इसको भंग भी किया जा सकता है। अब आइए, विधान परिषद में यह भी कई बार पूछा जाता है, कूट के माध्यम से क्वेश्चन बनाता है कि विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, आज के बाद वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। कितने तरीके से इनके सदस्य निर्वाचित होते हैं, एक मिनट। देखो, पहला ध्यान रखना कि 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय में क्या आएगा भैया, आपके यहाँ स्थानीय निकाय क्या होगा, नगर पालिका होगा या जिला बोर्ड होगा, जो भी आपका स्थानीय निकाय है। तो स्थानीय निकायों से, मतलब विधान परिषद की 1/3 सदस्यों की नियुक्ति आपके स्थानीय निकाय से हो जाएगी, और 1/3 सदस्यों का चुनाव जो विधानसभा हमने आपको दिखाया, तो विधानसभा के सदस्य कर देंगे। मतलब 1/3, यहां लिखे, यहां लिख देते 1/3, सॉरी यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ लिखो 1/3 सदस्य आपके स्थानीय निकाय से हो गए। ठीक है, स्थानीय निकाय से। और 1/3 सदस्य जो आपका विधानसभा था, तो विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से चुन लिए गए। अब आओ आगे चलते हैं। 1/12 सदस्य का निर्वाचन जो आपके यहाँ रजिस्टर्ड, पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड जो स्नातक है, मतलब जो लोग रजिस्टर्ड रूप से स्नातक कर रहे हैं, तो 1/12 सदस्य किसके द्वारा, स्नातकों के द्वारा, रजिस्टर्ड स्नातकों के द्वारा। अब याद करने के लिए समझना कि इन स्नातकों को पढ़ाने के लिए अध्यापक भी चाहिए, तो जो 3 साल से, भाई जाहिर सी बात है कि स्नातक भी 3 साल का ही होता है, और 3 वर्ष से जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, इन्हीं को नहीं, किसी को भी कर रहे होंगे, मैं आपको बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूं कि इनको जो अध्यापन का कार्य करा रहे होंगे, वह टीचर भी चुनने के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो 1/3 भाग स्थानीय निकाय से, 1/3 भाग विधानसभा से, 1/12 भाग जो स्नातक करने वाले 3 साल से रजिस्टर्ड वाले हैं उनको, और उनको पढ़ाने वाले जो टीचर हैं 3 साल से, उनको चुना जाएगा।
अब देखो यहाँ पर क्या कंफ्यूज करता है, तो यहाँ पर दे देता है प्राइमरी का मास्टर दे देगा, जबकि प्राइमरी माध्यमिक ये सब नहीं है, स्नातक की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद 1/6 लास्ट में बच गया। राज्यपाल का भी तो कुछ काम है, तो राज्यपाल क्या करेगा, 1/6 सदस्यों के नाम को क्या करेगा, निर्देशित कर देता है, मतलब कि 1/6 उनके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। इनको जोड़ दोगे तो आपका टोटल एक आ जाएगा, जैसे कि 1/3, 1/3, 1/12, 1/6 जोड़ के देख लो, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और यहाँ पे क्या 1/6। यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 दूनी के 12, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 चौके 12, फिर देखो 3 चौके 12 और यहाँ पर 12 कम 1 बचेगा, 1 बचेगा, 4 4 8 2 10 2 12, 12 बटा के हो गया बैलेंस। तो समझ में आ गया होगा कैसे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 100, और इनकी न्यूनतम आयु ने ऊपर बताया है कि कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, जबकि विधानसभा की कितनी होनी चाहिए, 20 वर्ष, और सॉरी 25 वर्ष। इसी तरह लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कितनी, 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। दोनों को मैं आपका कंपेरिजन कर रहा हूं ताकि आपके साथ समस्या न हो और रिवीजन भी हो जाए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम सभापति कौन बने भैया, हमने आपको बताया कि विधानसभा के, देखो विधानसभा के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और विधान परिषद क्या होते हैं, सभापति होते हैं। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसी तरह कह रहा है विधान परिषद के सभापति कौन थे, सभापति चंद्रभाल थे, ऊपर भी दिखाया। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभापति वर्तमान में कौन है, तो कुंवर मानवेंद्र सिंह है, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले मुख्यमंत्री के बारे में बातचीत हो चुका है, पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में बातचीत हो चुका है। उसके बाद कह रहा है पहली बार राष्ट्रपति शासन के बारे में बातचीत हो चुका है, 10 बार राष्ट्रपति शासन हमने बता चुके हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, देखो विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो राज्य के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री भी बन गए। यह कारनामा उत्तर प्रदेश ही किया है, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह। एन.डी. तिवारी के बारे में जरा से जान लो कि यह उत्तर प्रदेश साथ साथ चूंकि उत्तराखंड अलग हो गया था तो वहां पे भी मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया था। सुश्री मायावती के बारे में जान लो कि ये सर्वाधिक बार 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हमने आपको बता ही दिया। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा उसकी बार गठन कब हुआ था, तो 8 मार्च 1952 में, और विधान परिषद का गठन 1937 में, इससे पहले का हो चुका है। राज्य के विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, यह भी हमने बताया। और कह रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जातियों मतलब एससी के लिए सीटों की आरक्षण कितनी है, 84 है, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या 84, जबकि एसटी के लिए कितनी, 2। जबकि मैंने बताया कि लोकसभा के लिए अनुसूचित एससी के लिए तो 17 सीटें हैं, लेकिन एसटी के लिए एक भी सीटें आरक्षित नहीं है। क्यों, क्योंकि मात्र 0.6% ही है, और जाहिर सी बात है सांसदों का दायरा बड़ा होता है, उतने रेंज में उतनी आबादी नहीं होगी, क्योंकि आबादी के हिसाब से परिसीमन बनाया भी जाता है, तो ये ध्यान रखना, इसीलिए वहां पर सीटें आरक्षित नहीं की गई और यहां पर 2 सीटें आरक्षित की गई। अब देखो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक लोकसभा सीटें, हमने ऊपर ही बताया कि 80 सीटें लोकसभा की हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जोर सबका हमेशा बना रहता है। आइए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, अब देखो 1947 लेकर के अब तक के जो राज्यपाल बने हैं सबको नहीं याद रखना है, पहला हमने आपको बता ही दिया। देखो उसके बाद श्री बीबी मलिक बने थे, कौन, कार्यवाहक, इनके हटने के बाद मतलब इनकी मृत्यु के बाद। उसके बाद देखो आपको यह याद रख लीजिएगा लास्ट वाला कौन है, आनंदीबेन पटेल, और राम नाईक इसके पहले थे, अजीज कुरैशी क्या थे, कार्यवाहक थे श्री BL जोशी के बाद, ठीक है। ये बातें याद रखना, पहला दूसरा, पहला और लास्ट से 2 याद रखना बस। मुख्यमंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो 1947 से अब तक तो पहले मुख्यमंत्री की हम लोग बार बार बात कर रहे थे। और यह एक चीज ध्यान रखना कि राष्ट्रपति शासन हमने आपको बताया कि 25 फरवरी से 1968 से लेकर के 25 फरवरी 1969 तक, मतलब 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन, 10 साल सर्वाधिक बार लगाया भी जा चुका है, ठीक है। और उसके बाद देखो अखिलेश यादव का कार्यकाल 2017 तक और योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल 17 से वर्तमान तक। अब एक भी ध्यान रखना कि योगी आदित्यनाथ राज्य के 21वें मुख्यमंत्री हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 21वें मुख्यमंत्री हैं, और अगर व्यक्तिगत रूप से चलेंगे तो 32वें, मतलब व्यक्ति के रूप में चलेंगे तब। अब आ जाओ, कह रहा है कि भारत उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे तो पहले अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे,
पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और ये ध्यान रखना, डेट याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है, 1937 से लेकर के 1950 तक थे। ठीक है, अब उसके बाद देखो, एक मिनट, अभी कौन है रिसेंटली में, तो सतीश महाना है। जितना बताया जा रहा है बस उतना ध्यान रखिएगा, ज्यादा उसमें परेशान मत होइएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि सभापति के बारे में बात करें तो विधान परिषद का सभापति कौन था, तो श्री चंद्रभाल, ये हमने ऊपर पढ़े ही हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अभी रिसेंटली में कौन है, रिसेंटली में कहाँ गए भाई, रिसेंटली में यहाँ देख लीजिएगा, श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह का भी ऊपर जिक्र हुआ था, इनको बारे में जान लेना। कह रहा है कि 18वीं विधानसभा, यह जो विधानसभा चल रही है उत्तर प्रदेश की, यह 18वीं विधानसभा है। इसकी चुनाव कब हुआ था, 2022 में हुआ था। तो यह करंट का क्वेश्चन उस समय पूछा जा सकता था। इसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हम निकालेंगे, आइए देखते हैं क्या निकालेंगे। इसमें एक तो यह पूछा गया था क्वेश्चन में कि सर्वाधिक महिला चुनी गई थी कितनी, 47, इनका संख्या पूछा गया था। ठीक है, 47 सीटें जीत, जो है 47 सीटें महिलाएं निर्वाचित हुई से, जिसमें से 29 महिलाएं सीधे भाजपा से, एक कांग्रेस से, और सपा ने 14, और अपना दल के 3 महिलाएं थी। ठीक है, अब कह रहा है कि 25 मार्च 2022 को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी की कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता श्री योगी आदित्यनाथ क्रमानुसार 33वें व्यक्ति और क्रमानुसार 33वें और व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। ये आपको पता ही है, ज्यादा से परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता जो सतीश महाना थे, वो 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए थे, यह भी याद रखना। कार्यपालिका के बारे में ऊपर भी जिक्र हो चुका है। कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक होता है। 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती, सब बातें ऊपर हो चुकी है। और 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, मतलब शपथ उसको दिलाता है। और जो मंत्रिमंडल होता है उसको भी शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, राज्यपाल करता है। और जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर होती है, यह भी ध्यान रखना। अब कह रहा है कि अनुच्छेद 166 राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाएगी, हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, उसके बाद देखो, कह रहा है कि मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य, मतलब कोई व्यक्ति अगर मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहता है, मंत्रिमंडल में मंत्री बनना चाहता है, तो चाहे विधानसभा से चाहे विधान परिषद का वो क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। अगर मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीना के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसका पद समाप्त हो जाएगा। देखो, उत्तर प्रदेश सचिवालय की बात करेंगे तो आवश्यक सचिवालय काम क्या है, देखो, आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। यह जो मुख्य सचिव होता है आईएएस स्तर का अधिकारी होता है, उन्हीं के नेतृत्व में प्रशासनिक निकाय का गठन किया था। आपको पता है सचिवालय उत्तर प्रदेश कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, और राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को क्या कहते हैं, मुख्य सचिव, और प्रत्येक विभाग के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। यह सब बस ऐसे जान लीजिए, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन बनते कम है। ठीक है, खाली एक स्ट्रक्चर जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। राज्य सचिवालय का जो सोपानिक, किस तरह से राज्य सचिवालय का सोपानिक क्रम है, तो सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव, उसके नीचे आएंगे तो शासन सचिव या सचिव अतिरिक्त या विशेष सचिव, उसके नीचे आएंगे तो उप सचिव, फिर उसके नीचे आएंगे तो सहायक सचिव होता है। अब उसके नीचे आएंगे तो सेक्शन अधिकारी, उसके नीचे आएंगे तो सहायक प्रवर अधिकारी, और उसके बाद चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी होते हैं। यही पूरा स्ट्रक्चर बनकर के हायरार्किकल फॉर्म में ऊपर होता है। मतलब आईएएस अधिकारी से लेकर के कक्षा 12 पास तक के क्रम बना गया है। इसी से आपका पूरा सचिवालय व्यवस्थित तरीके से चलता है। मुख्य सचिव के बारे में जानो कि राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सोपानिक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य में जो स्थान और कार्य मुख्य सचिव का है, केंद्रीय प्रशासन में वही स्थान कैबिनेट सचिव का होता है। वहां पर कैबिनेट सचिव होते हैं और यहाँ राज्य स्तर पर मुख्य सचिव होता है। तो दोनों का सेम इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि आईएएस अधिकारी वह भी, आईएएस अधिकारी यह भी है, वह केंद्र स्तर पर है, यह राज्य स्तर पर है। फिर कह रहा है कि मुख्य सचिव राज्य प्रशासन क्या होता है, मुखिया होता है। अब देखो, कार्यकारी विभाग निदेशालय, आपको पता है कार्यकारी विभाग निदेशालय भी है। अब राज्य प्रशासन में मंत्री परिषद जो होता है, राजनीतिक प्रमुख, और सचिव सचिवालय ये प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। के बाद जो तीसरा कार्यकारी विभाग होता है वह होता है निदेशालय। अब कह रहा है ऊपर के दोनों आयोगों का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि इसके एग्जीक्यूशन काम, क्रियान्वयन का काम प्राथमिक रूप से उत्तरदायी संस्था कौन है, यही निदेशालय करता है। मतलब नीति निर्माण का कार्य कौन करता है, वह आपका जो सचिवालय होते हैं वो करते हैं, और ये क्या करते हैं, कार्यकारी विभाग इसको कार्यान्वयन करने की काम करते हैं। तो ये एक आपका हायरार्की स्तर था। अब देखिए,
अब कह रहा है कि एक शासन सचिव के अंदर कई विभाग होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका पुलिस विभाग, जेल विभाग, ये सब। कह रहा है मंडल स्तर पर देखो, मंडल स्तर, जिला, तहसील एवं ब्लॉक प्रशासन, यही क्रम में आपकी प्रशासन व्यवस्थाएं किसी भी राज्य में चलती है। एक तो आपका मंडल स्तर पर होता है। अब देखो एक मंडल में कई सारे जिले होते हैं, जैसे 4 जिले हो जाएंगे, 5 जिले हो जाएंगे, 6 जिले हो जाएंगे। जैसे आप बनारस मंडल में देखेंगे तो 4 जिले आता है, इसी तरह लखनऊ मंडल में जाएंगे 6 जिले आता है। तो इसी तरह एक मंडल में कई जिले हो सकते हैं। इसका मतलब है कि बड़े स्तर पे क्या हो जाएगा, मंडल आ जाएगा, और कई जिलों से मिलकर के मंडल बनता है, तो इसका मतलब इसके नीचे जिला आ जाएगा। और एक जिले के अंदर तहसील होता है, तो तहसील जिले के अंदर हो जाता है। और एक तहसील में कई सारे ब्लॉक होते हैं। आप देखते हैं कि कई सारे ब्लॉक होते हैं, तो उन कई सारे ब्लॉकों का एक ही तहसील होता है। देखो, तो ये ध्यान रख लेना। तो जैसे मान लो कि एक ए ब्लॉक है, एक बी ब्लॉक है और एक सी ब्लॉक है, तो इन सी ए बी सी तीनों ब्लॉकों का अगर मान लो कोई यक्स यहाँ पर क्या है, तहसील है, तो यक्स जो तहसील होगा ए बी सी तीनों ब्लॉकों का संचालन कर रहा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब व्यवस्था आपको समझ में आ रही होगी, इसी व्यवस्था को समझ आ रही है, क्योंकि अगर आप शासन प्रशासन में नियुक्त होते हैं तो आपको ये जानकारी कॉमन सी है, पता होनी चाहिए। अब उसके बाद देखो, कह रहा है कि सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त मंडल स्तर पर होते हैं, जो अपने मंडल के शांति व्यवस्था, राज्य वसूली और अन्य कार्यों को देखता है। तो मंडलायुक्त हो गए ऊपर। अब उसके बाद देखो नीचे तहसील को एसडीएम ही देखते हैं, ये सब चीजें हो गई। अब थोड़ा महाधिवक्ता के बारे में देखते हैं। उतना कार्यक्रम आप समझ गए होंगे, मैं समझाना चाहता हूँ कि दिमाग के दायरे को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, ताकि आप समझिए कि होता क्या प्रशासन में, कैसे चलता है। यहाँ से क्वेश्चन आप उठा के देखिए, मैं कराऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे। हाँ, लोअर लेवल के एग्जाम, अगर मान लो कोई लेखपाल का एग्जाम हो रहा है, कुछ इस तरह के एग्जाम हो रहे हैं, आपका ग्राम विकास अधिकारी का हो रहा है, तो वहां पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो, इस पद पर महाधिवक्ता की बात करें, हमने आपसे बताया कि एडवोकेट ऑफ जनरल इसको बोलते हैं, एडवोकेट ऑफ जनरल बोलते हैं राज्य स्तर पर, जबकि अटॉर्नी जनरल जो बोलते हैं महान्यायवादी, महा न्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी कहाँ आपका केंद्र स्तर पर होता है। तो इसीलिए मैं दोनों को तुलना करके बता दे रहा हूं, ताकि आपका दिमाग खुला रहे। देखो, अनुच्छेद 165 में अनुसार राज्यपाल क्या करेगा, सॉरी, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया कि राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा। इसकी अवधि नियत नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर है, मतलब जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक नियुक्त रहेगा। इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो और 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से क्या है, जुड़ा। तो मतलब कोई व्यक्ति जो महाधिवक्ता कौन बनेगा, वह 10 वर्ष से अधिक समय से किसी भी न्यायिक कार्य से क्या हो, जुड़ा हो। मतलब कि चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, न्यायिक कार्य मतलब कि फैसला देने वाला कार्य से जुड़ा हो, या 10 वर्ष तक क्या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में या लखनऊ के पीठ में कहीं पर अधिवक्ता हो। मतलब चाहे तो लायर रहा हो, वकील रहा हो 10 साल तक, उच्च न्यायालय की बात हो रही है, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी कोर्ट में क्या मतलब जज के रूप में भी 10 साल तक काम किया हो, तो उसको महाधिवक्ता नियुक्त कर देंगे। महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर क्या करेगा, सलाह देगा। और विधिक रूप से जाहिर सी बात है भाई कि कोई भी कानूनी पेच फंसेगा किसी भी राज्यों से, भाई एक राज्य का दूसरे राज्य से टकराव भी तो होता है। पता चला कि उत्तर प्रदेश का विवाद आ गया मध्य प्रदेश से, तो इसको हल करने के लिए कौन आएगा, यही महाधिवक्ता आगे आएगा। इसका कार्य यही है, बस सीधी सी बात है, समझिए। और उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक संरचना है उसके बारे में बात करें। देखो, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है, कई बार पूछा गया है, 18 मंडल है, जबकि 17 नगर निगम है। और उसके बाद देखो 75 जिले सबको पता है, 350 तहसील है, और 17 नगर निगम ने बता ही दिया। और याद रखना कि यहाँ पर नगर पालिका परिषद 439 है, नगर पंचायत की संख्या कितनी, 8135 है, जबकि न्याय पंचायत की कितनी है, तो 59,073 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो न्याय पंचायत क्या है, नगर पंचायत, हाँ सॉरी, नगर पंचायत और न्याय पंचायत। नगर पंचायत, न्याय पंचायत की संख्या याद रखना, और तहसील की संख्या याद रख लेना। नगर निगम आपको पता ही रहेगा, मंडल पता ही रहेगा, जिला पता ही है, काम बन जाएगा। अब आ जाइए, जो हमने आपको बताया कि मंडल, तो 18 मंडल में तो किस किस मंडल में कौन कौन है। अब देखो, जाहिर सी बात है, एक बात और समझना की स्ट्रक्चर, कि यह जो 75 जिले हैं, इसी 75 जिलों को 18 मंडल में बांटा गया है। इसका मतलब है कि इसी 18 मंडलों में अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो ये 75 जिले आ जाएंगे। ठीक है, किसी मंडल में 4, किसी मंडल में 3, किसी में 5, किसी में 6। तो देखो, जैसे वाराणसी मंडल की बात करेंगे तो इसमें 4 जिलों को जो है समाहित करके एक मंडल बनाया गया है। जैसे कि इसके सटे हुए जिले वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, जाहिर सी बात है इसके सटे हुए जिले रहेंगे, तभी तो वहां का प्रशासन वहां पर देख रेख इस मंडल के माध्यम से हो सकेगा। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, सब याद नहीं रखना है, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सिस्टम है।
अयोध्या करना जरूर याद रखो क्योंकि अयोध्या चर्चा में है। यहाँ पर 5 जिलों को मिलाकर के अयोध्या मंडल बनाया गया है, जिसमें अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर शामिल है। उसके बाद देखो लखनऊ, चूंकि अपना राजधानी, इसको ध्यान रखो, इसमें से देखो 6 जिलों को मिलाकर एक मंडल बनाया गया है। लखनऊ तो खुद शामिल होगा, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर। थोड़ा सा मैप को सामने खोल करके उसको भी दिमाग में रिफ्रेश कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। अब आइए 17 नगर निगम के बारे में याद रखना कि जैसे गोरखपुर में नगर निगम है, वाराणसी में नगर निगम है, प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में, फिरोजाबाद में, अलीगढ़ में, आगरा में, मेरठ में, बरेली में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, सहारनपुर में, झांसी में, अयोध्या में, मथुरा और वृंदावन में, शाहजहांपुर में। मतलब कि 17 में देखो 3 जगह पे क्या किया, 2 जगह पे 17 में, 1 जगह पे 18 में घोषित है शाहजहांपुर में। मतलब टोटल 17 नगर निगम है। इसको 2-3 बार बस पढ़ लेना। अब पूछेगा कि निम्न में से निम्न में से कौन सा जिला नगर निगम में नहीं है, ठीक है, या किस जिले में नगर निगम नहीं है, सीधी सी बात अगर ऐसे पूछ देगा। अब अगर इसमें मान लो दे दिया रामपुर, तो आपको दिख रहा है कहीं रामपुर है, नहीं दिख रहा है। इसी तरह अगर आपको इसमें दे दिया, इसमें अगर आपको दे दिया मान लो कि गोंडा दे दिया, बहराइच दे दिया, ठीक है, ऐसे कुछ भी दे देगा, श्रावस्ती दे दिया, तो आप देखिए इसमें नहीं दिख रहा है। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो वहां से एलिमिनेट कर ले जाएंगे। अब आइए, कह रहा है बस 1 मिनट और चेक कर ले सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं। थोड़ा टेक्निकल इशू से समस्याएं आ जाती है, इसलिए थोड़ा बीच बीच में चेक करना पड़ता है। और हाँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप निश्चित रूप से लाइक तो कर ही सकते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। अब आइए, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले कुछ जिले हैं। देखो, जिले तो आपको पता है कि 75 है, 75 जिले हैं, तो 75 का मुख्यालय तो जरूर होगा। लेकिन अब जैसे कि मान लो कि जिसका मुख्यालय वहीं पर है, जैसे कि लखनऊ का मुख्यालय लखनऊ में ही है, वाराणसी का मुख्यालय वाराणसी में ही है, तो उसको याद रखने की क्या जरूरत है, वो तो पता ही है। लेकिन जिस मुख्यालय का स्थान उससे भिन्न, मतलब वहां पर कोई प्रमुख स्थान है, उसके स्थान पर वहां का मुख्यालय, मतलब वहां पर उसका मुख्यालय है, उसके मेन मतलब जिले के नाम से भिन्न, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है, खलीलाबाद में है। खलीलाबाद क्या है, वहां पर एक स्थान है, तो खलीलाबाद में उसका मुख्यालय है। ठीक है, अरे जैसे नहीं होता है भाई कि अब ऐसे याद रखो, जैसे समझो कि उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट, मेन हाईकोर्ट अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद में है कि नहीं। लेकिन उसका अगर आप देखेंगे राजधानी कहाँ पर, लखनऊ में, तो लखनऊ में खंडपीठ स्थापित किया गया है। लेकिन अगर हाईकोर्ट पूछेगा, मेन पीठ पूछेगा, तो कहाँ बताएंगे आप, इलाहाबाद बताएंगे। तो इसका मतलब है कि आपका मुख्य जगहों से अलग हो गया कि नहीं। तो ऐसे ही ध्यान रखना कि अब ये जिले हैं, तो वही कह रहा है कि जैसे गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको पता है नोएडा भी वहीं पे, गौतम बुद्ध नगर तो नोएडा पे है। कौशाम्बी का मंझनपुर में है, मंझनपुर भी एक स्थान है कौशाम्बी में। और कुशीनगर कहाँ पर है, पडरौना में है। सिद्धार्थ नगर कहाँ पर, नौगढ़ में। पूछा जाता है मिलान करने के लिए ध्यान रखना। सोनभद्र कहाँ, रॉबर्ट्सगंज में है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती में है, अकबरपुर माती, ठीक है, इसलिए माती याद रखना है क्योंकि कानपुर देहात, और अगर आप आएंगे यहाँ पर अंबेडकर नगर, तो दोनों का अकबरपुर है, कंफ्यूजन होता है, इसलिए अकबरपुर माती याद रखना पूरा, या कहीं कहीं बाती भी देखने को मिलता है, तो अकबरपुर माती या बाती अगर पूछे तो कानपुर देहात, ठीक है, जबकि कानपुर शहर का कानपुर, इसलिए उसको नहीं बताया गया है। उसके बाद देखो अमेठी का गौरीगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, अंबेडकर नगर का अकबरपुर और संभल का बहजोई शहर। ठीक है, ये 17 जो, अरे सॉरी, ये मुख्यालय से भिन्न वाले जो जिले थे उनके बारे में हमने अच्छे से बताया। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, ठीक है, यह सब चीजें हम जानते हैं और यहाँ पर भी उसके माध्यम से एक बार रिकॉल किया जाएगा। देखो पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, मतलब कि 3 स्तर पर यहाँ बटी हुई जो पंचायती राज व्यवस्था है, 3 स्तरों पर। कहाँ कहाँ भैया, तो ग्राम पंचायत पर, उसके बाद देखोगे तो क्षेत्र पंचायत को ब्लॉक बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत, उसके बाद कहाँ, जिला पंचायत। अब इसका हायरार्की क्रम देखो पूछे तो जाहिर सी बात है, जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। समझ में आ रहा है, इसी क्रम में यह है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में ऐसे आ जाएगा या घटते हुए क्रम में ऐसे आ जाएगा। अब कह रहा है कि यह व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी को सशक्त, गांधी जी का सपना भी यही था, ठीक है, कि भारत गांव में बसता है और गांव की जब जो स्ट्रक्चर है अगर वो सुदृढ़ हो जाएगी, जिससे हम लोग बोलते हैं विकेंद्रीकरण प्रणाली। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता किसी एक के हाथ में केंद्रित न हो, सत्ता का विकेंद्रित हो, जिससे कि यह आसपास जो भी लोग हों उनको इसका फायदा मिल सके। कह रहा है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त किया गया।
प्राचीनतम ग्रंथ देखो ऋग्वेद में भी सभा और समितियों का जो है गठन देखने को मिलता है। मतलब कि सभा और समितियां, यह भी उस समय की एक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था थी। मतलब कि इसमें भी कुछ लोग होते थे गांव से संबंधित, जो है कुछ लोगों की संस्था होती थी, कई लोगों को मिलाकर के सभा, कई लोग मिला के समितियां बनती थी और यह प्रशासन चलाने के काम में आती थी। तो यह बात देखने को मिलता है, कई बार पूछा जाता है, यह ध्यान रख लेना। कह रहा है कि राज्य में पहली बार पंचायत की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार पंचायत की स्थापना 1949 में हुई। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया है। यह आपको पता है। 73वें संविधान संशोधन में प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि इन्होंने भी संशोधन किया और 1994 में पारित किया, जो कि 22 अप्रैल 1924 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। इन्होंने कुछ उसमें संशोधन किया। क्या क्या किया कि पंचायतों गठन और संरचना का प्रावधान किया, अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया, पंचायतों के कृत्य और शक्तियों का उत्तरदायित्व, तमाम तरह की बातें। ये सब आपको बहुत काम की नहीं है, पढ़ के आप लोग कर लेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग का तो उसमें गठन किया गया, राज्य वित्त आयोग गठन किया गया, पंचायत। अब देखो राज्य निर्वाचन आयोग गठन करोगे तभी तो इनका चुनाव कराएगा भाई। पंचायतों का चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, मुख्य निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। मुख्य निर्वाचन आयोग लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, इन सबों का चुनाव कराता है, ठीक है। लेकिन राज्यों में जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है वह राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कई बार पूछा गया है। अब कह रहा है कि संविधान एवं राज्य की पंचायती राज अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार 23 अप्रैल 1994 को एक नोटिफिकेशन अधिसूचना के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कब? 1994 में। अब करा कि संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों में पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 40 किससे? डीपीएसपी से ही संबंधित है, राज्य की नीति से तत्व से संबंधित है, इसीलिए उसमें भी कहा गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए 73वां संविधान संशोधन किया गया और उसके माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब कह रहा है कि पंचायत के अधिक सक्षम और सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में उनमें कुल क्या किया गया है? 29 विषय भी दिए गए हैं कि इन विषयों पर काम करना चाहिए। तो यह भी पूछा जाता है कुल कितने विषय का प्रावधान किया गया है 11वीं अनुसूची में। इसका मतलब अनुसूची में भी प्रावधान किया गया है, राज्य के नीति से तत्व में भी प्रावधान किया गया है और 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद में भी प्रावधान किया गया है। सोचो कितना बड़ा स्ट्रक्चर इनका देखने को मिलता है। अब कह रहा है कि पंचायती को त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। अभी हमने आपको ऊपर बताया, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर मतलब क्षेत्र स्तर पर आपका क्षेत्र पंचायत और उसके बाद जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था कैसी है? द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, एक स्तरीय है या कोई स्तरीय नहीं है? तो आप बताएंगे त्रिस्तरीय है। उसके बाद कह रहा है कि यही सब चीजें हैं। अब क्या कह रहा है कि 3 नगर निकाय भी है। तो नगर पंचायत, देखो नगर निगम के बारे में बात करें, नगर निकाय के बारे में बात करेंगे तो नगर मतलब नगरों के लिए व्यवस्था की गई। दो जो हमारा भारत है वह ग्रामीण और शहरी दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो ग्रामीण के लिए तो हो गया पंचायती, तो नगरी के लिए क्या होगा? तो नगरी के लिए नगरीय निकाय व्यवस्था की जाएगी, जैसे नगर पंचायत, जैसे नगर पालिका, जैसे नगर निगम। ये ध्यान रख लेना। तो नगर पंचायत नीचे, उसके ऊपर नगर पालिका, उसके ऊपर नगर निगम। तो ये ध्यान आप रख लेना, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ जिला पंचायत की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जिला पंचायत एक एक को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि सबसे शीर्ष संस्था है। अब जो जो चीजें पूछी जाती है थोड़ा ध्यान रखना कि प्रदेश के पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष व्यवस्था कौन हो गई? जिला पंचायत। यह जिला पंचायत प्रत्येक जिले में गठित, मतलब कि अगर उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं तो 75 में 75 जिला पंचायत होगा। इनका चुनाव भी होता है, आपने सुना है कि जिला पंचायती का चुनाव है। और उसके बाद देखो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, आपने सुना होगा। तो जब जिला पंचायत का जो चुनाव होता है, यह ध्यान रखने की बात है कि इनका चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता के द्वारा किया जाता है। यह भी ध्यान रखना है। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा का या विधानसभा का चुनाव होता है, वैसे ही उस क्षेत्र की जनता उनका निर्वाचन करती है। उस चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता के द्वारा जिनकी आयु 18 वर्ष है वही करेंगे। अब उन्हीं जो चुने हुए सदस्य हैं उन्हीं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष क्या करते हैं? चुनाव होते हैं, ठीक है। जिला पंचायत सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी होता है। अब इनके ऊपर कौन होगा? तो जिला, अब यह देखो नेता नहीं होता है, यह सीडीयू होता है या पंचायती राज का अधिकारी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिला पंचायत का सचिव, ठीक है। तो एक तंत्र बनाया गया है कि जिला पंचायत सचिव, ठीक है,
इधर से फंडिंग कुछ पास करना है, इसके माध्यम से जाएगा होकर के, उसके बाद जो है आपका जाएगा कहाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष के पास, फिर उपाध्यक्ष रहेगा, सदस्य रहेंगे, तब जाकर के फिर उसके बाद वहां पर जिले स्तर पर विकास होता है। ये बात ध्यान रखना। तो सीडीओ को ध्यान रख लेना। जबकि बीडीओ एक होता है, बीडीओ एक होता है, सीडीओ एक होता है, बीडीओ एक होता है, सीडीओ। देखो जो बीडीओ होता है ये ब्लॉक स्तर पर होता है, क्षेत्र स्तर पर भी हम लोग क्षेत्रीय यहाँ पे क्षेत्रीय पंचायत पढ़ेंगे तो समझ आएगा। और ये सीडीओ जो होता है आपका आपका जिले स्तर पर होता है। अब देखो तमाम तरह की 6 प्रकार की समितियों के माध्यम से अपना काम करते हैं, ठीक है, पढ़ लेना आप लोग। अब देखो क्षेत्र पंचायत की बात करेंगे। कह रहा है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में दूसरे स्तर पर होता है, ये मैंने आपको पूरा हायरार्की क्रम बता ही दिया। अब क्षेत्र पंचायत में एक मुखिया होता है, इसमें भी एक प्रमुख होता है, एक प्रमुख होता है, एक उप प्रमुख होता है। आपने सुना होगा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, ठीक है। और यहाँ पर जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, यहाँ प्रमुख और उप प्रमुख होता है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा, मतदाताओं के द्वारा। इनके भी उस क्षेत्र की जो जनता होती है वही डायरेक्ट चुनती है, ये ध्यान रखिएगा। और उनके प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव उनके सदस्यों के द्वारा किया जाता है, उनके बीच से किया जाता है। और यहाँ पर क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होगा वो कौन होगा, तो सचिव होगा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। कहाँ से आते हैं, यही पीसीएस बन जाओ, आरओ एआरओ बन जाओ, तो आप क्या हो जाए, आरओ एआरओ से तो नहीं जाएंगे, पीसीएस स्तर का है ये, ठीक है। पीसीएस जो एग्जाम है उसके स्तर से बन जाइए, आप बीडीओ बन जाइए टनाटन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप समीक्षा अधिकारी बनते हैं तो सचिवालय में आप जाके काम करेंगे। अब देखो त्रिस्तरीय व्यवस्था की सबसे निचली पायदान पर होता है। आपको पता है कि ग्राम पंचायत मतलब प्रधानी की बात कह रहा है, तो इसमें देखो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें जो है यह कई बार पूछा जाता है कि जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से उस ग्राम सभा के जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता है, रजिस्टर्ड मतदाता है, उन्हीं के द्वारा क्या है, चुनाव किया जाता है। लेकिन प्रधान, ग्राम पंचायत का प्रधान बनने की आयु क्या है, 21 वर्ष। मतलब कि प्रधान को चुनने वाले लोग उनसे कम उम्र के हो सकते हैं, लेकिन प्रधान बनने वाले लोग 21 साल के होने चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना है, ये सोचने की बात है कि चुनने वाले लोग 18 वर्ष के लोग हो सकते हैं, लेकिन 18 वर्ष के लोग बन नहीं सकते। तो जो बन नहीं सकते वो कैसे निर्धारण कर सकते हैं कि यही हमारा प्रधान हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा कंट्राडिक्शन है, थोड़ा समझिएगा बात को, ठीक है। अब आइए, पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 18 बता ही दिया। अब देखो जो पंचायत होता है, तो ये पंचायत में एक, ये पंचायत है, इस पंचायत में एक तो प्रधान हो गया, तो क्या प्रधानी थोड़ी ना अकेले होता है, इसके साथ कई सारे लोग भी होते हैं जो इस व्यवस्था को पूरा चलाते हैं। आप सब लोग सिर्फ पंचायत 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 ही कहते हैं ना, लेकिन आप कभी पंचायत के पास जाइए तो कई सारे लोग उनके जो है टीम में रहते हैं, ठीक है, सदस्य के रूप में। तो सबसे सलाह मशवरा लेकर के ये किया जाता है। अब उसका निर्धारण कैसे होगा, तो वो जनसंख्या की आबादी पर, जैसे अगर 1000 तक की जनसंख्या तो वहां पर टोटल 9 सदस्य हो सकते हैं। अगर 1000 से अधिक लेकिन 2000 से कम है तो वहां पर 11 टोटल सदस्य हो सकते हैं। और 2000 से लेकर के 3000 से अगर बीच में है तो वहां पर कितने, 13 सदस्य हो सकते हैं। और अगर 3000 से भी अधिक है तो वहां 15 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ये बात नोट करिए। कार्य संपादन हेतु पंचायत की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिए। ग्राम प्रधान की हटाने की प्रक्रिया क्या है, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायत की जब बात आए तो इसका मतलब है कि वही जो सदस्य हैं, अगर मान लो कहीं कहीं 13 सदस्य वाले हैं तो 13 सदस्य, कहीं 10 सदस्य वाले हैं, कहीं 5 सदस्य वाले तो उनको बुलाया जाएगा और एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी और 15 दिन पूर्व ही सूचना देनी होगी, हे प्रधान जी अब आपको हटाने की बात चल रही है, आप ध्यान रखिए, या आपको उससे संबंधित कुछ कहना है तो अपने बारे में आप कह दीजिए। अब कैसे हटेंगे, तो अगर मान लो 15 दिन बीत गया, सूचना दे दी, अब उसके बाद क्या होगा कि बैठक के लिए ग्राम सभा में कम से कम 1/3 सदस्य होना चाहिए। मतलब कि अगर 9 सदस्य टोटल है तो इसमें 1/3 करोगे तो 3 आएगा, इसका मतलब कम से कम 3 सदस्य मौजूद होना चाहिए। तो वही बात बोला, तभी वो बैठक मानी जाएगी। अब कह रहा है कि इसमें जब ये बैठक हुई तो अब उसका 2/3 बहुमत से अगर पारित हो गया कि नहीं प्रधान जी घोटालेबाज है, कुछ काम नहीं किया, पैसा घोटाला हो गया, स्कॉर्पियो में सब चला गया, तो इसको क्या करेंगे, आप इसको हटाने का प्रावधान कर दिया जाए तो प्रधान हट जाएंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश यह लगा कि नहीं प्रधान जी सही है, मिस्टेक से, कंफ्यूजन से किसी सदस्य को गलती हो गई थी और अगर ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो फिर दोबारा वो प्रस्ताव 1 साल बाद ही उनके खिलाफ लाया सकता। ये चीज समझ गया। अब आइए नगरीय स्थानीय प्रशासन। हमने आपको बताया कि नगरीय प्रशासन के बारे में जरा जाना जाए, ऊपर सब कुछ बताया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन की शुरुआत कब हुई, 1916 में, ठीक है। अब यह नगरों के लिए किया गया, ऊपर हमने बताया ही, तो यह भी त्रिस्तरीय है। कैसे, देखो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम तो 1992 में
74वां 73वां संविधान संशोधन पंचायत से था, और उसी के जस्ट बाद वाला 74वां संविधान संशोधन कब 1992 में ही हुआ है। यह किसे संबंधित है? नगर पंचायत से संबंधित हो गया, सॉरी नगरीय स्थानीय स्वशासन से हो गया। ठीक है, तो इसमें 74वां संविधान संशोधन करके एक नया भाग क्या जोड़ा गया भैया? 9 क जोड़ा गया, 9 क जोड़ा गया, जबकि 9 क्या जोड़ा गया? 9 ग्राम पंचायतों के लिए जोड़ा गया। ये बात ध्यान रखना, 9 क जोड़ा गया। अब यह भी पूछा जाता है कौन संविधान संशोधन कब, कौन सा भाग, सब याद रखना। 343 पी से लेकर के 343 जेडपी के तहत इसकी व्यवस्था बनाई, मतलब अनुच्छेद है 343 पी से लेकर 343 जेडजी तक, ये अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गई, कब कब कहां का क्या क्या होगा। अब उसके बाद देखो 74वां संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त कानून अधिनियम 1994 लगा करके कानून बना दिया गया। अब नगरों के प्रकारों की घोषणा कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, ये ध्यान रखना, नगरों के प्रकारों की घोषणा कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। और नगर पालिका प्रादेशिक क्षेत्र, राज्यपाल, सब राज्यपाल ही मुखिया, तो जाहिर सी बात वही करेगा, संवैधानिक मुखिया वही है। अब आ जाओ नगर निगम के बारे में। चलो अब नगर निगम, तो नगर निगम आपको पता है कि नगर निगम अपर स्तर पे आ गया। तो अब नगर निगम में क्या होता है? एक मेयर होता है, और इस मेयर का भी चुनाव जनता करती है डायरेक्ट। और उसके बाद एक उप मेयर होते हैं, और 3 प्रकार के सभासद होते हैं भैया। 3 प्रकार का सभासद क्या होता है? 3 प्रकार का मतलब, एक तो चयनित हो जाएगा जो जनता के द्वारा, एक होता है मनोनीत, किसी के द्वारा मनोनीत किया था, और एक होता है पदेन। ठीक है, पदेन। तो ये 3 तरह के उसमें होते हैं, मनोनीत, पदेन और निर्वाचित। तो इन 3 सदनों को आप ध्यान से रखिएगा। तो नगर निगम अब कह रहा है कि मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है, और साधारण की तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसी भी कतई नहीं लाया जा सकता है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि बार बार अगर ऐसा आता रहा तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, बार बार हम चले मेयर का चुनाव कराते रह जाएंगे। तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर चुना गया है तो इतना साफ सुथरा तो होगा ही कि कम से कम 2 साल तक उसका भ्रष्टाचार सामने ना आए। तो ये बात ध्यान रखना, तो 2 साल तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। फिर कह रहा है कि अब उसके 2 साल के बाद उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया सकता है, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो फिर 2 साल तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। उम्मीद करते समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से, और बोर नहीं हो रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, देखो, एक निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत होते हैं, और एक पदेन होते हैं। ये हमने बताया। निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड से एक एक चुने जाते हैं, जिनके लिए आवश्यक है कि उनका नाम निर्वाचक सूची में होना चाहिए, तो निर्वाचित होकर के जाएंगे। और सभासद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? 21 वर्ष। कई बार कंफ्यूज करते हैं 18 वर्ष, ये ध्यान रखना, 18 वर्ष नहीं है, जो प्रधान बनने की आयु है वही सभासद बनने की भी आयु है। फिर आओ नगर निगम में, भाई गांव में प्रधान होते हैं, नगरों में सभासद होते हैं, दोनों के स्ट्रक्चर सेम बनाया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो होती है 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 110 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने विधानसभा के बारे में बताया कि 500 से अधिक नहीं, 60 से कम नहीं, लेकिन अपवाद कुछ बताया। अब कह रहा है पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य का विधानसभा और विधान परिषद सदस्य आते। ठीक है। फिर कह रहा है देखो मनोनीत सदस्य क्या होते हैं? 5 से 10 के बीच राज्य सरकार द्वारा क्या कहते हैं? मनोनीत सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। अगर किसी वजह से अगर ये विघटन हो गया तो 6 महीना के अंदर इनका चुनाव भी करा लेना चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अच्छा, अब पदेन वाले की भी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। 3 तरह के मैंने बताया था, एक निर्वाचित, एक मनोनीत, एक पदेन। तो पदेन सदस्य कब होते हैं? पदेन सदस्य के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा, जो नगर क्षेत्र है जहां से लोकसभा का चुनाव होता है, सदस्य होते हैं, और राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के क्या होते हैं? सदस्य क्या होते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं। यह बात ध्यान रखना। अब उसके बाद देखो नगर पालिका परिषद के बारे में बात किया जाता है। नगर पालिका परिषद क्या है भैया? कह रहा है कि इसकी रचना एक अध्यक्ष से, जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और एक उपाध्यक्ष और 3 प्रकार सदस्य होती हैं। ये बात ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, तो बस एक स्ट्रक्चर जानते रहिए। और उसके बाद देखो नगर पंचायत के बारे में जान लो। एक नगर पंचायत, एक अध्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष इसका भी निर्वाचित होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 प्रकार सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से कम और 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, अब देखो राज्य वित्त आयोग काफी इंपॉर्टेंट है। इसका गठन राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में करता है। ठीक है। राज्य वित्त आयोग का जैसे आपको पता है कि केंद्र स्तर पर भी वित्त आयोग का गठन होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। ठीक है। उसके बाद इसी तरह राज्यों में भी वित्त आयोग गठन होता है, यह भी 5 वर्ष पर होता है। अब कह रहा है कि अनुच्छेद 243 झ के तहत राज्य वित्त आयोग के गठन का जो है करने का शक्ति किसको दिया गया? राज्यपाल को। वहां पर जाहिर सी बात है
जाहिर सी बात है भैया कि अगर राज्यों में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन कर रहा है तो केंद्र स्तर पर वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। दोनों को मिला के पढ़ेंगे, कभी समस्या नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अंश में 15% पंचायत, 15% क्षेत्र पंचायत और 70% ग्राम पंचायत को दिया गया है। ठीक है, बंटवारा किया गया है पैसों का। ठीक, अब देखो कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष तो प्रथम कौन थे? तो श्री बालचंद्र शुक्ल थे। इस समय का वर्तमान में कौन, इनको याद रखना कि श्री आनंद मिश्रा है। अब देखो राज्य निर्वाचन आयोग, हमने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है? जो पंचायतों का चुनाव है, नगर, ये सब चुनाव कौन कराता है? यही कराता है। अब देखो कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, जो नगर निगम का चुनाव है, ये सब जो चुनाव है यही सब कराता है। क से य क तक क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की शक्ति का किसको की दिया गया? राज्यपाल ही करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम स्तर, देखो नगर पंचायत के सभी निर्वाचकों हेतु जितनी भी निर्वाचक नामावली है वो तैयार करना पड़ेगा। निर्वाचकों के लिए अधीक्षण करना पड़ेगा, निर्देशन करने पड़ेगा, उनका नियंत्रण भी करना पड़ेगा। यह सब शक्ति किसको दिया गया? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये ध्यान रखना, मुख्य निर्वाचन आयोग का यह काम नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त इसमें है कौन? तो मनोज कुमार को वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। अब आ जाइए इलाहाबाद के, देखो न्यायपालिका के बारे में जानो। आपको पता है कि हमने सब बातें कर लिया कि न्यायपालिका के बारे में मुख्य पीठ कहाँ पर? इलाहाबाद में, और इसका खंडपीठ कहाँ पे? लखनऊ में है। उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी भैया? तो 1866 में सबसे पहले आपको पता है आगरा में किया गया था, और 1869 में इसको इलाहाबाद में क्या कर दिया गया था? स्थानांतरित कर दिया गया था 3 साल बाद ही। और क्यों वहां पे किया गया था? क्योंकि मुगलों के समय से लेकर के जो है आपका देखेंगे कि उत्तर जो आपका पश्चिमी प्रांत तक आपका राजधानी कहाँ है? आप देखेंगे कि आगरा को ही बनाया गया था। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि पहली बार आगरा से लखनऊ, सॉरी आगरा से प्रयागराज राजधानी कब ट्रांसफर किया गया, और प्रयागराज से लखनऊ कब राजधानी ट्रांसफर किया गया? कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से लिखें, क्योंकि सब कुछ डिटेल पढ़ाया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 160 जज मतलब उसमें हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी अन्य उच्च न्यायालय से सबसे ज्यादा यहीं पर है। उच्च भाई आबादी भी तो ज्यादा है, 20 करोड़ के आसपास आबादी है। अब देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं समझा देता हूँ, समझ लेना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये देखो है हाई कोर्ट, ये क्या है? हाई कोर्ट है। ये कौन है? ये है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट होगा, सीधी सी बात है। अब इस हाई कोर्ट के नीचे क्या होगा? जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होंगे। अभी हमने एक जगह स्ट्रक्चर आपको दिखाया भी है, देखो नीचे शायद है भी क्या कहीं? हाँ देखो ये उच्च न्यायालय है, यहाँ देखो अधीनस्थ न्यायालय है, और इसके ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखना। तो यही हम लोग समझ लेते हैं, ये देखो सुप्रीम कोर्ट होगा इसके ऊपर। एक मिनट रुक जाओ, अच्छे समझिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी में और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अब देखो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर। तो यहां बात हुई उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय में 2 तरह के न्यायाधीश हो गए, एक तो सामान्य न्यायाधीश हो गए, न्यायाधीश हो गए, एक कौन हो गए? मुख्य न्यायाधीश हो गए, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश हो गए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी तो एक न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें क्या है? डीवाई चंद्रचूड़ है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अन्य तो उनकी नियुक्ति तो कोलेजियम प्रणाली से हो जाती है, तो आपको पता है मुख्य न्यायाधीश की और अन्य जजों की नियुक्ति। ठीक है, अब जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आएगी तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। और कौन करता है? इसकी बात हो रही है, यह पहले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात हो रही है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्य का राज्यपाल, ठीक है, राज्य के राज्यपाल से सलाह मशविरा करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब कि राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है, राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है, किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल और जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब उनके द्वारा सलाह मशवरा करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है। अब उच्च न्यायालय की तो नियुक्ति होगी, अब अन्य न्यायालयों की, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी? तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्यपाल, क्योंकि अब मुख्य न्यायाधीश आ चुका है तो मुख्य न्यायाधीश से भी तो सलाह लेंगे, तो उनको भी सलाह लेकर के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, यही सब कहानी यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, देखो एक होता है जिला जज, एक होता है सिविल जज, मुख्य न्यायिक होता है, और विशिष्ट न्यायालय होते हैं। जैसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त देखो
ये आप उसके बाद सिविल जज में देखो लघुवादी, सब ये सब मामले अलग अलग देखे जाते हैं, ये सब चीजें। और यहाँ पर देखो लिखा भी गया है, अगर आप किसी को जानकारी ना हो तो पढ़ भी सकता है। कुछ लोक अदालतें भी होती हैं जो आपका त्वरित और कमजोर वर्गों के लिए ये इनको जो है प्रचलन में लाया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में देखो 39 का जोड़ा गया, डीपीएसपी की बात हो रही है। कमजोर वर्गों और सामान्य कुल सबके लिए निःशुल्क और विधिक सहायता की बात की गई है, उसी को लेकर के लोक अदालत की बात की गई है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, जो महत्वपूर्ण चीजें समझने वाली थी मैंने समझा दिया, ठीक है। लोकायुक्त के बारे में थोड़ा सा जान लेना कि लोकायुक्त देखो प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उत्तर प्रदेश उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 अधिनियमित किया गया था, और इसी अधिनियम के तहत 1977 में प्रथम लोकायुक्त जो है नियुक्त किया गया था। उनका नाम क्या था? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल शर्मा। इनको आप लोग याद रखना। उसके बाद कह रहा है कि लोकायुक्त की सहायता के लिए एक उप लोकायुक्त होते हैं, और वर्तमान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त कार्यकाल कितना कर दिया गया? 8 वर्ष कर दिया गया। इस पद पर सेवानिवृत्ति जो सेवानिवृत्ति न्यायाधीश होते हैं उन्हीं की नियुक्ति की जाती है। यह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, और इसका मेन काम क्या होता है? देखो, जो आपके मंत्री होते हैं, ठीक है, ज्यादातर कोई अधिकारी होता है, उन्हीं के कोई भ्रष्टाचार कर दिया, कोई कुप्रशासन कर दिया, कुछ घोटाला कर दिया, उन्हीं के जांच के लिए किया था। वर्तमान में कौन है? तो संजय मिश्रा, इनको याद रखना। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त जैसे पहले कौन थे? तो श्री विशंबर दयाल थे, और इस समय कौन है? तो संजय मिश्रा, ये हमने आपको बता दिया। इस तरह राज्य मानवाधिकार है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का गठन कब किया उत्तर प्रदेश ने? तो 4 अप्रैल 1996, मतलब कि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया था, उसी के तहत उत्तर प्रदेश ने 4 अप्रैल 1996 में गठन किया, ठीक है। और 2002 में क्या किया गया? औपचारिक रूप से इसका गठन करके इसको लागू कर दिया गया। अब कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति एपी मिश्रा थे। वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण। थोड़ी थोड़ी चीजें थी। देखो, राज्य सूचना आयोग आपको पता है कि कब आया था? अधिनियम 2005 में सूचना का अधिकार आया था, और उसी सूचना आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में सितंबर 2005 में कर दिया गया। प्रथम सूचना आयुक्त किसको बनाया गया? तो एम.ए. खान को बनाया गया, जिनकी नियुक्ति 2006 में की गई। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भैया? सीआईसी कौन है? तो श्री भावेश कुमार, ये याद रख लेना। और इसमें 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनकी जो है नियुक्ति की जाती है। राज्य महिला आयोग का भी गठन किया गया है। इसको आप ध्यान रखना, 6 अगस्त 2018 को बिमला बाथम ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पर ग्रहण किया है, और वही चल रही हैं। अब देखो, कारागार और प्रशासन संबंधी सुधार आए हैं, ठीक है। ये अलग अलग, जैसे कि केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ, जैसे बरेली में है, आगरा में है। कई बार, एक बार इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि जो है इंटरव्यू मैं देने गया था, उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय कारागार है। सच्चाई यही है, और मुझे जो है यह वाला याद नहीं आता, फतेहगढ़ वाला, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कंफर्म श्योर किया कि क्या इतने ही है? मैंने कहा सर इतने ही है। हालांकि कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ता, नहीं आता तब भी। ये ध्यान रखना, बरेली, आगरा, नैनी, वाराणसी, तो ये तो चीजें पता थी, लेकिन फतेहगढ़ वाला भी ध्यान रखना, यह भी, ठीक है। तो 5 केंद्रीय कारागार थे। बाकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें नहीं थी, आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर आप कर देंगे। ये क्या है? थंब, ठीक है, लाइक कर देंगे। चलो, अब थंब लग रहा होगा। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय, एक बार देख ले सब कुछ सही चल रहा है, फिर आगे चलते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है भैया? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश मूल्यवर्धित कर, जिसको वैट बोलते हैं, कब लागू हुआ? देखो, एक बात यह ध्यान रखना कि चूंकि यहाँ पर जितने क्वेश्चन दिए हैं हम तो उसको पढ़ दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो करंट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग इसको, इसीलिए मैंने वहां पूरा स्कैन कर दिया है ताकि आप इसको देख लीजिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो उसी समय रिलेवेंट थे, उसको लेकर के वो टेंशन मत लेना, ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। जो बेसिक, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, पारंपरिक क्वेश्चन होते हैं, वो बार बार पूछे थे, उस पर मैं ऑलरेडी बता भी दूंगा कि देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर? कानपुर में, इंपॉर्टेंट है ये। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? उसका आपका कार्यालय कहाँ पर? आगरा में है। और उत्तर प्रदेश व्यापार एवं क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह का उच्चतम स्थान है? तो लखनऊ सबसे ज्यादा जो है आपका देता, राजधानी है तो करेगा ही। इस वाले में ध्यान रखना कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग और वाणिज्य का ये ध्यान रखता है, लोग लखनऊ कर देते हैं, ये कहाँ है? आगरा है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको पता है, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त किसको अपना त्याग पत्र देंगे? तो राज्यपाल को, उन्हीं के प्रसाद पर्यंत जाते हैं तो उन्हीं को देंगे ही। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कमलापति त्रिपाठी थे। और यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? ये सब तो बातें हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकता है? तो मात्र 14 दिन, उससे ज्यादा नहीं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था था, पता है जाट वालों में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद सदस्य है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य उत्तर प्रदेश है। और कर बहुत उत्तर प्रदेश कई सारे क्षेत्रीय परिषद है, उसमें से मध्य क्षेत्रीय परिषद का उत्तर प्रदेश क्या है? सदस्य है। उत्तर प्रदेश नगरों में महापौर का निर्वाचन, अभी हमने आपको बताया कि महापौर का निर्वाचन सीधे सीधे होता है, ठीक है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहां पर है? तो कानपुर में। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय किस विषय संबंधी सुनवाई नहीं करता है? तो इतर वैवाहिक, मतलब वैवाहिक से इतर मामले नहीं करता है वो। कुटुंब का मतलब ही, कुटुंब जो न्यायालय होगा वो पारिवारिक मामलों को ही समझेगा। अब देखो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ आंसर बताया जा रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं? तो 2। कौन कौन? सुचित्रा कृपलानी, और आपको पता है कि सर्वाधिक कार्यकाल 4 बार कौन? सुश्री मायावती। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा, और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन है? कांसीराम नगर। अब कह रहा है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा प्रतिनिधि सर्वाधिक है? ये मैंने आपको बताया 80 प्लस 31। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो गाजियाबाद में। सब करंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? देखो यहाँ चौथे राज्य वित्त आयोग का ये उस समय पूछा गया जब नियुक्त किया गया, इस समय 5वें वाला है, तो 5वें वाला आप याद रख लेना। उसके बाद उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन? आपको पता है सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश को लोकायुक्त की अवधि हमने आपको भी बताया 8 वर्ष। उत्तर लोकायुक्त की नियुक्त किसके द्वारा? ये हमने बताया, इन्हीं को त्यागपत्र भी सौंपते हैं। द्वितीय राजभाषा के बारे में आपको पता है कि 1889 उर्दू। उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानमंडल में 2 सदन किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो 1937 में। बताया कि 1937 में ही आपका विधान परिषद था। उसके बाद 1952 में आपका विधानमंडल विधानसभा भी आ गया। अब कह रहा संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना? मतलब नाम जब बदल गया तब। देखो फिरोज शाह मोदी। थोड़ा सा क्वेश्चन बदला गया है क्या, कि जब संयुक्त प्रांत था इसका नाम, संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला जो है राज्यपाल पूछा है। थोड़ा ध्यान, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया, टफ किया गया। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हो गई? सुचित्रा कृपलानी। फिर कह रहा है कि किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं लिया? तो ये जब आपको पूरा याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? एनके मल्होत्रा का रहा। और राम नाईक ने 2014 में उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल के रूप में ऊपर हमने आपको सूची दिया है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश 2 राजभाषाओं में से एक है? तो उर्दू हमने बताया 1989 में इसको दिया गया दर्जा। फिर उसके बाद देखो यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बन गया? तो 1950 में। और किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया? अलीगढ़ को इसकी मांग चल रही है, यह निश्चित रूप से शामिल हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ये आपने बताया। लोकायुक्त कौन है? ये भी हमने आपको बताया। उत्तर प्रदेश सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? 1976 में। गोरखपुर मुख्यमंत्री मठ योगी आदित्यनाथ। देखो उत्तर प्रदेश किस जिले में 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे अधिक रहा? तो उस समय के आंकड़े आए थे, उस समय की बात है। 18 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में कौन पहले स्थान दूसरे स्थान पर था? यह सब करंट के पूछी जाती है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश निवेश और व्यापार की बढ़ावा के लिए उत्तर प्रदेश सिविल विमानन संवर्धन 2017 पे, ये सब करंट क्वेश्चन है। अब कह रहा उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में विद्यालय शिक्षा सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित किया। सब करंट क्वेश्चन है, ये सब देखो पूछे जाने की संभावना कम होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, करंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोग बता दूंगा कि देखो ये क्वेश्चन करंट के हैं। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन उसको आप लोग देखिए। महिला हेल्पलाइन नंबर जब ये लागू किया गया था खूब पूछा गया था, अभी भी पूछा जाता है कई बार। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अधिनियम किस वर्ष? 1947 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाली थी? उनका देखो कार्यकाल पूछ लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी कई बार पूछा गया, यहीं पे ट्रेनिंग होती है मुरादाबाद में। उसके बाद कह रहा है कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदलने के बाद प्रथम राज्यपाल, देखो वही ऊपर वाला पूछ लिया। उत्तर प्रदेश के कहा गया भाई, उत्तर, एक मिनट, हाँ, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सब पता है, नाथ संप्रदाय से है। किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो 23 शामली को, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, या जब शामली को शामिल किया गया तो इसीलिए पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य, मतलब 1968 से हिंदी को कानूनी रूप से वैध कर दिया गया। 1989 में उर्दू को कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का प्राधिकार सिद्ध किया गया। अब वर्तमान राज्यपाल आपको पता ही है किसने प्रशासनिक मंडल, ये हमने आपको बताया ही। उत्तर प्रदेश आयकर आयुक्त का पद का सेवा किसके बराबर होता है? तो संभागीय आयुक्त या सचिव। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें से 2-4 जिले शामिल है। तो फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश आयकर विभाग में अपर आयुक्त
का पद पुलिस सेवा में आईजी के समान होता है। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख हमने बताया ही। भू राजस्व का मुख्य स्रोत सब यही सब होगा, जाहिर सी बात है, कृषि जल कर यही सब लगाएंगे तभी होगा। संयुक्त राज्य राजस्व अधिकारी विमानन किस, ये 1803 में। फिर करा है चीनी शुल्क पर शून्य शुल्क पर चीनी की आयात अनुमानित, ये सब क्वेश्चन है। फिर देखो कितने मंडल हो ही गया, पहले मुख्यमंत्री हो ही गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश का सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव, 6 सचिव। उसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व कोड किस वर्ष में स्थापित किया गया, 2006 में। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश कितने विकास खंड है, 822 हमने पूरा ऊपर दिखाया। कानूनी सुक्ति नेसेसिटास पब्लिक मेजर एस्ट काम प्राइवेटा का अर्थ क्या है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखो टब भी पूछ लिया था इधर उधर, उसको बहुत समस्या का विषय नहीं है, उसको छोड़ा भी जा सकता है, इसलिए उससे टेंशन मत लेना कि सब करना ही सब करना है, ऐसा मत सोचना। उसके बाद देखो कह रहा है पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज एफआईआर का नाम पूछ लिया था, कोई तो इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। फिर कह रहा है कि उप पंजीयन तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है। अखिल भारतीय सेवा के जनक के रूप में किसे। फिर उसके बाद मुख्यालय कहाँ पर, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर, प्रयागराज में। यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया का चरण नहीं है भाषा पर, 4 में से आपको करना था। देखो राजकीय चिन्ह के बारे में पूछ लिया, ध्वज के बारे में यहाँ पूछा गया है। पुलिस अधीक्षक और पुलिस भर्ती हेतु परीक्षा में साक्षात्कार किसके द्वारा लिया जाता है, वो पता ही है। और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस के कुल कितने अनुभाग पूछा। और उप निरीक्षक जो है नागपुर उप निरीक्षक का नियुक्त अधिकारी अब कौन है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश आर्म कांस्टेबुलरी एक्ट कब पारित किया गया, देखो सब पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई है थानों पर, ये सब देखो पुलिस वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। चलो तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपको सेशन बताया, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो सेशन ले रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, करा रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ग्रुप और शेयर में मित्रों को भेज दीजिएगा। यह चैनल भी बड़ा होगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। और यह एक दिन ऐसा चैनल बनेगा जो आपको सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान रोल प्ले करने वाला है, इसलिए इस पर भरोसा करिए और चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।